हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल समाचार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए ज्वाइन करिए सभी लोग लाइव सेशन को और मुझे कंफर्म करिए एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल गाइस। कैसा रहा आप सभी लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2। आई होप कि आप सभी लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। अब ज़्यादा समय है नहीं, तो सुबह 7 बज चुके हैं, तो अब हम लोग पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार मुझे बस कंफर्म करिए आप सभी लोग कि हाँ भैया ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ जी, पूरा टॉप 20 रिवीजन कर रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये यहाँ पर वन शॉट में टॉप 20 का ही पूरा रिवीजन चल रहा है। चलो शुरू करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के वन शॉट रिवीजन क्लास का ये तीसरा पार्ट करने वाले हैं और ये तीसरा पार्ट आप सभी लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है। एंड इसके बाद एक और पार्ट होगा, उसके बाद आप सभी लोग 11 बजे तक लमसम खत्म हो जाएगा और आप सभी लोग आराम से एग्जाम देने चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहने वाला है। छोटी सी क्लास होगी, मैक्स टू मैक्स आधे घंटे की क्लास होगी। अभी से लेकर के 30 से 35 मिनट को अगर आप पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 5 नंबर कंफर्म होंगे। जी हां, ये सवाल यहां से 100% आएगा, चाहे वो लॉन्ग में आए, शॉर्ट में आए, या तो आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिले, लेकिन जरूर से जरूर यहां से 5 नंबर के सवाल मिलेंगे जो मैं अभी कराने वाला हूं। ठीक है, हाँ, क्योंकि टॉप 20 में हम लोग वही क्वेश्चंस कराते हैं जो आपके लिए बहुत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ओके, हाँ, क्वेश्चन क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, गिव एन अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बताना है, फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में बताना है एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं जहाँ पे 3 क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंतर्गत रहता है, तो लिखना भी आसान होता है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो 2 से 2.5 पेज हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी क्वेश्चन है श्वसन की प्रक्रिया यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है उसको बताइए, फिर श्वसन आयतन यानी जो अलग अलग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स हैं उसके बारे में बताइए, एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करिए। एंड यहाँ से जो एमसीक्यूज बने हुए हैं उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो भाई, अब भी हम लोग जो समझने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि भाई रेस्पिरेशन यानी जो आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमारा सवाल आया हुआ है। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पहले तो ये फर्स्ट सवाल है, इसको पढ़ेंगे। ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता कैसे है, क्या होता है। तो देखो, ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना। सांस अंदर लेने को एयर इनहेलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांस अंदर लेने को एयर इनहेलेशन कहते हैं, और सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं सर। तो सांस अंदर लेने को एयर इनहेलेशन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने को एयर एक्सहेलेशन कहते हैं। और जब सांस आप अंदर लेते हो और सांस बाहर छोड़ते हो, ये दोनों प्रक्रिया मिला दी जाए तो आपका ब्रीदिंग कहलाता है। यानी ब्रीदिंग का मतलब क्या हुआ, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, एयर इन करना और एयर आउट करना। एयर इन के लिए जो टर्म यूज होता है उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, और एयर आउट यानी एयर बाहर करने के लिए जो टर्म यूज होता है उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। तो इसके लिए कैसे कैसे आपके शरीर में कौन सी मांसपेशियों का संकुचन होता है, यानी कौन कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कैसे काम होता है, इसी को हम लोग मैकेनिज्म में समझने वाले हैं। करेक्ट, हाँ। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको मेनली जो हम लोगों को मैकेनिज्म पढ़ना होता है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंस्पायरेशन, क्योंकि आपने देखा ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आते हैं, यानी सांस अंदर लेना, सांस बाहर छोड़ना। तो पहले पढ़ेंगे सांस अंदर लेने के लिए क्या होता है, फिर पढ़ेंगे सांस बाहर छोड़ने के लिए क्या होता है। तो अगर मैं सांस अंदर लेने की बात करूं या सांस बाहर छोड़ने की बात करूं, तो हमारे बॉडी में मुख्यतः 2 मसल्स हैं जिसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये प्रोसेस होते हैं, यानी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। वो 2 मसल्स कौन सा है, तो एक तो है आपका ये डायाफ्राम, ये डायाफ्राम होता है। आपको डायाफ्राम फील करना है तो थोड़ा सा आप फील कर सकते हो, जो कि आपके थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है। और ये डोम शेप्ड का मसल्स होता है, एक्चुअली एक मांसपेशी है, इसका हेल्पफुल होता है, ये हेल्प करता है। एंड दूसरा है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है सर, तो इंटरकोस्टल यानी कोस्टल्स के बीच वाले मसल, एंड कोस्टल्स का मतलब होता है रिब्स, यानी रिब्स के बीच वाली जो मांसपेशियां हैं उनके हेल्प से ये 2 मांसपेशी यानी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के हेल्प से इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, तो अभी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को आप कैसे लिखोगे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को लिखोगे रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, या फिर ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेजेस, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है उसमें 2 स्टेज होते हैं। श्वसन 2 चरण में होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, एयर इन करना, एयर इन करना, जबकि एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है, तो एयर आउट करना, एयर आउट करना, यानी हवा को बाहर निकालना। राइट, हाँ। इंस्पायरेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग इन करना और एक्सपायरेशन का मतलब है ब्रीदिंग आउट करना। ठीक है, अब देखो, इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। क्या होता है सर ये एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस हमारे शरीर का वो प्रोसेस होता है जहां पे हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। यस, आपको सांस लेने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ठीक है, हाँ, लेकिन सांस छोड़ने के लिए हमें एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, वो पैसिव प्रोसेस है। लेकिन इंस्पिरेशन, सांस लेने में थोड़ा दम लगता है, सांस छोड़ने में अपने आप छूटेगा ही, तो वही वाली बात है। लेकिन सांस अपने आप नहीं लिया जाएगा, सांस आपको लेने के लिए दम लगाना होता है, तो जहां आपको पावर मतलब थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, वहां एनर्जी खर्च होती है। तो इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां ऊर्जा का खर्च होता है, यानी एटीपी का खर्च होता है। राइट, हाँ। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। मैंने आपको बताया था 2 मसल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन में। अब समय आ गया है कि उस दोनों मसल्स के नाम को मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज करूं। एक था डायाफ्राम, है ना, डायाफ्राम, PHRAGM, डायाफ्राम, और दूसरा है इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स। करेक्ट, हाँ।
देखो भाई, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, जब ये दोनों मसल्स का संकुचन होता है, क्या कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इंस्पिरेशन होता है। जब ये दोनों मांसपेशियों में संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आपका एयर इन होता है। अब वो कैसे होता है? देखो, डायफ्राम जनरली होता है डोम शेप्ड। कैसा होता है? डोम शेप्ड, इस तरीके से गुंबद के आकार का। लेकिन जब ये संकुचित होता है तो ये क्या होता है कि जब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होना था, जब आप सांस लेने वाले होते हो तो समय से पहले दम लगाते हो, तो ये डायफ्राम जो है संकुचित होता है, और संकुचित होता है तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि वो अपने सेंटर की ओर संकुचित होगा। मान लो इसका कहीं ये इधर सेंटर है, तो ये नीचे की ओर आता है, और जो डायफ्राम इस तरीके से है वो फ्लैट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? थोड़ा फ्लैट हो जाता है। देखो, ये कहीं ना कहीं ऐसे था नॉर्मली इतना, देखो इतना चढ़ा हुआ, देखो तीर दिखाया गया ना, इतना पे आ गया, यानी था इतना, हो गया इतना, यानी ओवरऑल लंग्स के अंदर का स्पेस बना। हाँ, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, एक कारण से लंग्स के अंदर का प्रेशर, मतलब जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, स्पेस बढ़ गया, ठीक है, ताकि हवा अंदर आ सके। दूसरा क्या होता है? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल क्या होता है सर? जो आपके रिब्स के बीच में पाई जाती हैं, उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अब ये इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो भी लंग्स का साइज एक्सपेंड होता है। कैसे? तो जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यानी जो कोस्टल यानी कि रिब्स के बीच की जो मांसपेशियां हैं, उसमें जब संकुचन होता है तो ये ऊपर की ओर एलिवेट होती हैं। छाती ऊपर की ओर एलिवेट होता है ना, हाँ, इससे क्या होता है? छाती फूलता है, देखो छाती का साइज बढ़ता है, तो ये ओवरऑल ऊपर की ओर क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऊपर की ओर खिंचाता है, जिससे थोड़ा सा छाती बड़ा होता है। यानी ओवरऑल आपके लंग्स का क्या होता है बताओ? दोनों की वजह से, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, चाहे वो डायफ्राम हो या इंटरकोस्टल मसल हो, दोनों के संकुचन की वजह से ओवरऑल लंग्स का वॉल्यूम, यानी कि उसके अंदर का आयतन, स्पेस बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया। और नियम है कि जहां पे वॉल्यूम ज्यादा, जगह ज्यादा, वहां प्रेशर कम। जाहिर सी बात है, जगह ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रेशर कम कहां से ज्यादा कम हो जाएगा? तो देखो, ये बाहर के प्रेशर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लंग्स के अंदर का प्रेशर इंटरनल प्रेशर। तो जो आपका अंदर का प्रेशर है वो कम हो गया, क्यों? क्योंकि जगह बहुत ज्यादा है। तो जगह जब बहुत ज्यादा है, और किसके कंपेरिजन में कम हो गया? तो जो वातावरण के वायुमंडलीय दाब है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके कंपेरिजन में। तो हवा का नियम है कि कोई भी हवा है वो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करना पसंद करता है। तो चूंकि अंदर में जगह ज्यादा है तो हवा आना चाहेगा, हाँ भैया नियम है। तो अंदर में जगह ज्यादा यानी प्रेशर कम है, और बाहर प्रेशर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की ओर एयर आ जाता है। समझ गए? हाँ, यानी बेसिक से टर्म्स हैं कि यहां पर होता क्या है समझना। मैंने क्या बताया? ब्लैक स्क्रीन के ऊपर हम लोग समझते हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, MOB। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ताकि थोड़ा कम समय लगे मेरा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैकेनिज्म में हमें देखने को मिलता है इंस्पायरेशन, है ना, और एक्सपायरेशन, करेक्ट। हाँ, इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? एयर इन होना, हवा अंदर आना। और एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है सर? एयर का आउट होना, यानी हवा बाहर जाना, करेक्ट। हाँ, अब ये एयर इन होना यानी इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस क्यों बोला सर? एक्टिव प्रोसेस इसलिए बोले क्योंकि यहाँ एनर्जी खर्च होता है। आप ऐसे देख लो, सांस लेने में दम लगता है ना, हाँ, दम लगना मतलब क्या? पावर लगना, यानी एनर्जी खर्च होता है। जबकि ये पैसिव प्रोसेस है। पैसिव मतलब है इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होता है, करेक्ट। हाँ, अब यहां पर कैसे होता है भाई? तो यहां पर देखो, दो मांसपेशी है जिसकी वजह से आपका ब्रीदिंग हो पाता है। वो कौन कौन सा है? एक डायफ्राम है और एक आपका इंटरकोस्टल मसल है, करेक्ट। डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, जब इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है तो क्या होता है? डायफ्राम जब संकुचित होता है तो वो थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, जैसे लंग्स का साइज बढ़ता है। इंटरकोस्टल मसल संकुचित होता है तो वो ऊपर की ओर खींचता है, छाती फूल जाता है, जिससे ओवरऑल इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? लंग्स का वॉल्यूम, मतलब उसके अंदर का स्पेस बढ़ जाता है। और जहां पे वॉल्यूम बढ़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं, लंग्स वॉल्यूम बढ़ जाता है। अगर जहां वॉल्यूम बढ़ेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा बताओ भाई? वहां का नियम है कि प्रेशर कम हो जाएगा। जगह ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ, प्रेशर कम हो जाएगा। एंड हवा का नियम है कि ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करता है। इससे क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरेटिवली लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया तो हवा एयर इन कर जाएगी। समझ गए बात को? हाँ, इससे क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन हो जाएगा। बट एक्सपायरेशन कैसे होगा आप सर? तो एक्सपायरेशन एक चूंकि पैसिव प्रोसेस है, तो अब जो मांसपेशियां यहां पे आपने दम लगा के संकुचित करा था वो ऑटोमेटिक रिलैक्स हो जाती हैं। यानी यहां पर वही चीजें होता है जैसे डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल है, वापस से क्या हो जाते हैं? अपनी जगह पे रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होना मतलब क्या होता है? वो जैसे फ्लैट हुआ था तो वापस से अपने पोजीशन में जाएगा, है ना। हाँ, तो वापस से अपने पोजीशन में जाते हैं, यानी रिलैक्स होते हैं ये दोनों मांसपेशियां। डायफ्राम जो फ्लैट हो गया था वो वापस से अपने पोजीशन में जाएगा, जिससे देखो लंग्स का साइज छोटा हो रहा है। अरे भाई, डायफ्राम ऐसे था वैसे हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, डोम शेप में, जिससे लंग्स का साइज घटेगा। उसके बाद इंटरकोस्टल मसल जो ऊपर की ओर एलिवेट हुआ था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो लंग्स स्क्वीज हो रहा है। स्क्वीज मतलब है लंग्स चपा रहा है। लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ बताओ भाई? लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ? तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जो होता है, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डाउन हुआ, कम हो गया। अब अगर वॉल्यूम कम हुआ, हमको पता है ऐसे करके, आप जैसे मान लो आपका लंग्स बैलून है, बैलून को चापोगे तो अंदर का तो जगह कम हो रहा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो हवा क्या होता है? बाहर निकलना। अरे बैलून के अंदर हवा है, उसको चापोगे तो हवा बाहर निकलेगा ना, जस्ट लाइक दैट। अंदर में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से एयर आउट हो जाएगा। तो बस ये होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। अब इसी को हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकली देख लेते हैं, बस कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, इंस्पायरेशन पढ़ रहे हैं। इंस्पायरेशन कैसे होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है, जिसको हम लोग ब्रीदिंग इन के नाम से जानते हैं, राइट। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पर डायफ्राम, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच इनलार्जेस द चेस्ट कैविटी। हाँ, ये आपका एक डायफ्राम मसल है, ये देखो एक डायफ्राम मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्शन से चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ाता है, यानी छाती का साइज बढ़ाता है, क्योंकि ये नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वही बोला डायफ्राम, इसके कॉन्ट्रैक्शन से इनलार्जेस चेस्ट कैविटी वर्टिकली, दैट इज एबव डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये डाउनवर्ड की ओर मूव करता है। जैसे ये पहले ऐसे था तो अब ये ऐसे हो जाता है, राइट। हाँ, डायफ्राम जिसके संकुचन से छाती का गुहा का ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। हाँ, फिर इंटरकोस्टल मसल्स, जो इंटरकोस्टल मसल्स देखो यहाँ पे दिखाया गया है, लंग्स के बीच में, सॉरी रिब्स के बीच में जो मसल्स है उसको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। ये इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, संकुचित होते हैं, तो ये एलिवेशन प्रोड्यूस करते हैं, रिब्स को एलिवेट करते हैं, यानी रिब्स को ऊपर की ओर खींचते हैं, एंड स्टर्नम को भी इंटरकोस्टल मसल संकुचित होकर पसलियों और स्टर्नम को ऊपर उठाती हैं, जिससे चेस्ट का कैविटी ओवरऑल बढ़ता है चारों बगल से, नीचे से ये डायफ्राम और इधर से साइड से इंटरकोस्टल मसल और स्टर्नम ऊपर की ओर, जिससे चारों बगल से लंग्स का साइज बढ़ जाता है। एंड लंग्स का साइज बढ़ता है यानी द लंग्स एक्सपेंड एट दिस स्टेज, लंग्स पूरी तरीके से फूल जाता है। फिल द इंक्रीज्ड स्पेस, अब क्योंकि ये खाली जगह हो गया है तो इसके अंदर फिल होने के लिए हवा बाहर से अंदर आता है। यस, वही बोल रहा है, इस चरण में फेफड़े फैलते हैं और इसी बढ़ी हुई जगह से भरते हैं। नाउ द प्रेशर इन द लंग्स, यहाँ पे अंदर में चूंकि जगह ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर इन द लंग्स लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। सो एयर फॉलोज इनटू द लंग्स, जिससे एयर क्या होता है, एयर फ्लोज इनटू द लंग्स, एयर लंग्स में फ्लो कर जाता है। अब फेफड़े में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है, इसलिए हवा फेफड़े में प्रवेश करती है। समझ गए बात को। हाँ, ये हो गया आपका, क्या हो गया, एयर इनहेलेशन। अब एयर एक्सेलेशन कैसे होता है सर, तो एक्सपायरेशन को मतलब हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग आउट कहते हैं, सांस छोड़ना, है ना, सांस छोड़ना। यह एक पैसिव प्रक्रिया है, सांस लेने में दम लगाना पड़ता है, सांस छोड़ने में दम नहीं लगाना पड़ता, तो इसलिए ये पैसिव प्रक्रिया है। हाँ, बशर्ते आप यहाँ से सांस ले रहे हो, कहीं और से इधर उधर करोगे तो फिर दिक्कत है, मामला गड़बड़ हो सकता है। चलो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि आप समझे, जो डायफ्राम है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स है, वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, यहाँ वापस से वो चीजें रिलैक्स हो जाएंगी। रिलैक्स होना मतलब अपने अपने जगह पे आ जाएगा। जो डायफ्राम फ्लैट हुआ था वापस से अपना पोजीशन में आ जाएगा, इंटरकोस्टल मसल जो एलिवेट हुआ था वो वापस से नॉर्मल आ जाएगा, है ना। हाँ, इससे क्या होता है, ओवरऑल दोनों के रिलैक्स होने से, क्या कहते हैं, यह डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियों के शिथिल होने से होता है। दिस प्रोड्यूसेस रिडक्शन इन द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, जो आपके चेस्ट कैविटी हैं इसके साइज में रिडक्शन देखने को मिलता है, साइज छोटी हो जाती है, इससे छाती की गुहा का आकार कम हो जाता है। एंड सो द प्रेशर इन द लंग्स, इससे क्या होता है, जब चूंकि अंदर छोटा हो गया स्पेस तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है, इंक्रीजेज, जिससे कि एयर बाहर, जब लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, जाहिर सी बात है वो चापेंगे तो लंग्स से हवा बाहर आएगा, यस, एयर आउट हो जाता है, ठीक है। हाँ, इससे फेफड़े में दबाव बढ़ जाता है, जिससे हवा बाहर निकलती है। यानी कि इंस्पायरेशन में चूंकि देखो लंग्स में सब चारों तरफ से फैल रहा था तो हवा अंदर आ गई, जब चारों बगल से लंग्स यहाँ पे चपा रहा है तो हवा बाहर चली जाती है। यही है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। हाँ, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कितने बच्चे समझें आप हमें बताएंगे। पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से, फिर आप लोग मुझे थोड़ा सा, फिर मैं आगे रेस्पिरेशन रेट और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ाऊंगा। पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए। चलिए भाई, ओके, समझ में आ गया सारे बच्चों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए, बताओ भाई, जवाब दो। क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर, द टू स्टेजेज ऑफ रेस्पिरेशन आर, रेस्पिरेशन के दो स्टेज हैं, वो इंस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन। नहीं, इंस्पायरेशन तक तो ठीक है, और हवा अंदर लेना हवा बाहर छोड़ना। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज द बेस्ट आंसर, नॉट इनहेलेशन और डाइजेशन, ये सब नहीं होगा। आंसर बी इज द बेस्ट। नेक्स्ट है द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान डायफ्राम का क्या होता है, वो चाहे डायफ्राम हो या इंटरकोस्टल मसल हो, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आंसर तो बिल्कुल क्लियर है, आंसर बहुत इजीली आप लोग आंसर मैच कर दोगे कि आंसर भैया बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। हाँ, आंसर भैया क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, करेक्ट। अब उसके बाद क्या है भैया, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान लंग प्रेशर इज, लंग्स का प्रेशर क्या होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान, यानी सांस अंदर लेने के दौरान क्या होता है, लंग्स का प्रेशर, ध्यान रखना, ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जीरो। तो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशन के दौरान सांस जब लेते हैं तो उसमें लंग्स का प्रेशर, तो सांस लेने के लिए क्या होता है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, और चूंकि कॉन्ट्रैक्शन से साइज बढ़ता है जिससे आपका लंग्स का प्रेशर घट जाता है। तो लेस देन, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, लंग्स प्रेशर क्या होता है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इंस्पिरेशन के दौरान जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, कम होता है। हाँ, तभी तो हवा अंदर की ओर आएगी, करेक्ट, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो, सी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके क्या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। थोड़ा एक बार रिपीट करूं, चलो, मैंने क्या बताया, रेस्पिरेशन में दो स्टेप्स होते हैं, एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस का मतलब है यहाँ एनर्जी खर्च होती है, बहुत बढ़िया, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग मसल्स। फॉलोइंग मसल्स मतलब ये एक डायफ्राम जिसके कॉन्ट्रैक्शन से आपका चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता है, ये डाउनवर्डली मूव कर जाता है। इंटरकोस्टल मसल्स, इसके कॉन्ट्रैक्शन से भी रिब्स में एलिवेशंस होते हैं, स्टर्नम में भी, जिससे साइज बढ़ जाती है एंड चारों बगल से बढ़ता है, जिससे ये लंग्स एक्सपेंड एट दिस स्टेज एंड फिल द इंक्रीज्ड स्पेस, जिससे कि लंग्स एक्सपेंड हो जाता है एंड फिर वहाँ पे जगह भरती है।
लगती है। नाउ द प्रेशर इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। सो एयर फॉलोज इनटू द लंग्स, इससे क्या होता है, एयर लंग्स के अंदर आ जाती है। जबकि एक्सपायरेशन, एग्जाम में आप रफली इस इमेज को थोड़ा बहुत दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा सजाना धजाना नहीं है, अदरवाइज आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। एक्सपायरेशन की मैं बात करूँ चूंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें आपके डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं, जिससे अंदर का साइज क्या होता है, घटता है, एंड इससे प्रेशर अंदर में बढ़ जाता है, जिससे एयर बाहर की ओर निकल जाता है। करेक्ट, समझ गए। महेंद्र कोहली कह रहे हैं मैंने बहुत बार हेल्पलाइन नंबर ट्राई किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, बुक लेने के लिए क्रैश कोर्स की। महेंद्र कोहली जी, अभी हजारों की संख्या में बच्चों के मैसेजेस कॉल्स आ रहे हैं, सो प्लीज़ वेट, आपको कॉल बैक जाएगी, अदरवाइज एक बार और ट्राई कीजिएगा, है ना। सिर्फ अपनी साइड से नहीं सोचना होता है। अभी एग्जाम के टाइम पर सारे बच्चे जग गए हैं, ठीक है, वहाँ पे 10 लोग हैं, अब 10 लोग कितने लोगों से बात कर पाएंगे एक टाइम पे, एक मतलब हर मिनट में 20 कॉल आ रहा है, 25 कॉल आ रहा है, तो आप समझ सकते हो भाई। तो इसलिए थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आपको परचेज करना है, आप ऐप से खुद परचेज कर सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं तो कहूँगा अगर आपका एग्जाम अभी जस्ट रिसेंट में है तो बुक मत परचेज करो, मैं टॉप 20 बुक का PDF क्रैश कोर्स में फ्री में दे दिया हूँ, उसको पढ़ लो। कारण इसलिए क्योंकि बुक आपके पहुँचने में 10 दिन का समय लगता है और तब तक एग्जाम आ जाएगा, तो क्या फायदा अभी बुक परचेज करने से। चलो, तो एक बार कमेंट में दिल बना देना जिनको जिनको समझ में आया, एक बार कमेंट में दिल बना देना, देन मैं आगे के पार्ट को कवर करूंगा। करेक्ट, चलो भाई, एक बार कमेंट में दिल बना देना जिनको जिनको समझ में आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो सबको समझ में आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। जिनको नहीं समझ में आया फिर रिपीट कर लेना भाई, कोई बात नहीं, नहीं फिर भी समझ में आएगा तो रट लेना। रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के रेट क्या होते हैं, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमारा कवर हुआ, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ लिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और रेट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ना है। पहले हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स को पढ़ लेंगे। अच्छा सर, रेट ऑफ रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, बहुत आसान है, ये 2 लाइन में आप लिख सकते हो, यानी कि आपके रेस्पिरेशन का रेट क्या है, यानी हर मिनट में आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हो, यानी कितनी बार आप सांस अंदर लेते हो, सांस बाहर छोड़ते हो। ब्रीदिंग मतलब है सांस अंदर लेना छोड़ना, तो 1 मिनट में आप कितनी बार ब्रीद कर रहे हो बताओ। तो 1 मिनट में तकरीबन 12 से 16 बार होता है, 12 से 16। तो वही बोल रहा है रेस्पिरेशन रेट, है ना, रेस्पिरेशन रेट, यहां पे मैं देख लेता हूं, रेस्पिरेशन रेट इज द रेट एट विच ब्रीदिंग ऑकर्स एंड इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन। यानी रेस्पिरेशन रेट एक रेट है जो कि जिस रेट से ब्रीदिंग हो रही है एंड वो कंट्रोल होता है ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर से, ठीक है। श्वसन दर वह दर है जिस पर श्वसन होता है, यह मस्तिष्क के श्वसन केंद्र द्वारा नियंत्रित होती है। इट इज यूजुअली मेजर्ड इन द नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट, यानी कि हर मिनट में कितनी ब्रीदिंग हो रही है, यानी इसे सामान्यतः प्रति मिनट श्वासों की संख्या में मापा जाता है। करेक्ट। रेस्पिरेशन रेट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, यानी श्वसन दर फेफड़ों में हवा के आने जाने की गति को दर्शाती है, यानी फेफड़े में हवा आ रही है और हवा जा रही है, यानी एयर इन हो रहा है और एयर आउट हो रहा है, ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को दिखाता है। जनरली नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट का होता है एट रेस्ट, जब आप पेशेंट रेस्ट में हो, नॉर्मल रिलैक्स कंडीशन में हो, तो 12 से 18 ब्रीथ पर मिनट। अब बोलेंगे सर आपने 12 से 16 बोला, कहीं 12-16, कहीं 12-18, आप एवरेज लेके चल सकते हो, ठीक है। ये आपका आराम की अवस्थिति है, अगर आप दौड़ के आ रहे हो तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होगा, बट आप जब नॉर्मल रेस्ट कंडीशन में हो तो 12 से 18 रेस्पिरेशन रेट होता है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट था। अब आते हैं तीसरे कंसेप्ट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पर। हाँ, ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा समझना पड़ेगा, बट समझ जाओगे तो मजा आएगा। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स यानी कि कुछ ये मेजरिंग पैरामीटर्स होते हैं, जिसके द्वारा देखा जाता है कि भाई लंग्स कितना, आप कितना सांस ले सकते हो, कितना छोड़ सकते हो, कितना स्टोर कर सकते हो, कितना ज्यादा ले सकते हो, यही सब चीजें, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर को नापा जाता है, हवा को नापा जाता है, कितना हवा आप ले सकते हो एक साथ में, एक बार में, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्या होता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का मतलब, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स आर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एयर, अलग अलग अमाउंट ऑफ एयर है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी ब्रीदिंग के दौरान हवा जब आप अंदर लेते हो तो कितना हवा है अमाउंट में, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, कितना है ना। हाँ, और कितना आप छोड़ रहे हो, यानी श्वसन आयतन, श्वसन के दौरान ली और छोड़ी जाने वाली वायु की विभिन्न मात्राएं हैं। द वॉल्यूम्स हेल्प्स इन असेसिंग नॉर्मल लंग फंक्शन, इससे पता चलता है कि आपका जैसे नॉर्मल मैं बता दूंगा, हाँ भाई सांस लेने टाइम इतना हवा लेते हैं, लेकिन अगर जब बीमारी होगी तो नहीं ले पा रहे हो, तो उससे बीमारी को पहचानने में या फिर लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको जानने में मदद मिलती है, यानी यह आयतन फेफड़े के सामान्य कार्य का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। करेक्ट। अब मैं टाइडल वॉल्यूम की बात करूं तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग, यानी सामान्य श्वास के दौरान ली या छोड़े जाने वाली वायु की मात्रा, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। सबसे पहले हमारा पढ़ना है टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मली आप जैसे अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते सांस ले रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, आपको पता चला है, जैसे देखो ऐसे सोचो, पता चला आपको, लेकिन नॉर्मली पढ़ाने के दौरान मैं सांस लेता हूं, पता नहीं चलता, आप भी पढ़ते के दौरान सांस लेते हो नहीं चलता है, तो नॉर्मल सांस लेना उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी नॉर्मली आप बातचीत करते हुए जो आप नॉर्मली सांस अंदर लेते हो छोड़ते हो, वो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, चाहे वो आप एयर इनहेल करो या एक्सहेल करो। तो अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल और क्वाइट ब्रीदिंग, यानी सामान्य श्वास के दौरान ली या छोड़े जाने वाली वायु की मात्रा। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 500 ml, कितनी होती है, 500 ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, सामान्य मान इसका लगभग 500 ml होता है, ठीक है। कितना होता है, 500 ml। 500 ml का मतलब क्या होता है सर, 500 ml इसका नॉर्मल मात्रा है, चाहे वो सांस अंदर लो या सांस बाहर छोड़ो। करेक्ट। हाँ, अब है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी IRV। IRV क्या होता है सर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नाम ही है रिजर्व करना, रिजर्व मतलब क्या है,
बचा के रखना। तो नॉर्मल सांस लेने के बाद, पहले नॉर्मल सांस ले लिए, ठीक है, उसके बाद कितना आप सांस और ले सकते हो, जैसे नॉर्मल सांस ले लो, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, जब आप नॉर्मल सांस ले लेते हो टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद आप कितना एयर और भी एक्स्ट्रा में रिजर्व कर सकते हो, ले सकते हो, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर हुआ, एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली इनहेल्ड, फोर्सिबली यानी फोर्सफुली आप दम लगा के करते हो, आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, यानी नॉर्मली सांस लेने के बाद आप कितना हवा इंस्पायर कर पा रहे हो जबरदस्ती, यानी सामान्य श्वास के बाद जबरदस्ती ली जाने वाली अतिरिक्त वायु की मात्रा आपकी कितनी होती है, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। एंड इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 3000 ml। यस, अब 3000 ml यानी 3 लीटर, ml मतलब होता है मिलीलीटर, 3 लीटर हवा आप ले सकते हो, इंस्पायर कर सकते हो, करेक्ट। हाँ, अब एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब है एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सिबली एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी जैसे वहां पे हुआ था इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में, नॉर्मल सांस लेने के बाद और कितना ले सकते हो, वैसे मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली सांस छोड़ दो, उसके बाद कितना छोड़ सकते हो, यहीं से और कहीं से नहीं, तो कितना छोड़ सकते हो। तो सांस ज़्यादा ले पा रहे थे, छोड़ कम पा रहे थे, मैं देखो आप भी ट्राई कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 ml, ठीक है, हाँ 1100 से 1200 ml होता है। यानी सामान्य श्वास के बाद जबरदस्ती छोड़ी जाने वाली अतिरिक्त वायु आपका 1100 ml होता है। तो ये होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना। हाँ, फिर उसके बाद मैं बता रहा हूँ, आप चाहे कितना भी सांस छोड़ लो, आगे पीछे ऊपर नीचे जितना छोड़ना है छोड़ लो, है ना। हाँ, जितना सांस छोड़ना है छोड़ लो, फिर भी लंग्स में एक मात्रा, कुछ एयर का मात्रा बच जाता है जिसको नहीं निकाला जा सकता है। क्यों, ताकि लंग्स आपका कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। हाँ, उसको कोलैप्स से बचाने के लिए, तो उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल मतलब ही बचा हुआ होता है, तो अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, जितना निकाला निकाल लो, उसके बाद जो लंग्स के अंदर बच जाता है एयर, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। यानी अधिकतम श्वास छोड़ने के बाद फेफड़े में बची वायु रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है, जो कि प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, यानी फेफड़े को सिकुड़ने से बचाती है, जो कि तकरीबन 1200 ml है, जो कि हर समय लंग्स में रहता है, इसको नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रख लेना, ये तो रेसिडुअल वॉल्यूम्स हो गए, मतलब वॉल्यूम्स हो गए। एक है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या समझते हो, टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी है, तो 5800 ml के लमसम में होता है, 5800 ml। लेकिन आप इसको याद रख सकते हो 6 लीटर के नाम से, 6 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर के लमसम में होती है। टोटल लंग्स में इतने हवा तकरीबन होते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो मतलब टोटल लंग कैपेसिटी इतनी होती है, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम पढ़ा। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग के दौरान। टाइडल वॉल्यूम मतलब है सांस लेना या सांस छोड़ना नॉर्मली, तो वो 500 ml। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी एडिशनल अमाउंट ऑफ एयर, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर फोर्सिबली आप इनहेल करते हो आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, 3000 ml, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है फोर्सिबली एक्सहेल कर रहे हो नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद, 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, लंग्स के अंदर जो एयर भर जाते हैं, बच जाते हैं, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, यानी बहुत ज्यादा एक्सपायर करने के बाद फिर भी 1200 ml बच ही जाता है, ठीक है। हाँ, और टोटल लंग कैपेसिटी 6 लीटर, 5800 ml अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो, ठीक है। हाँ, अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल करवाऊंगा, उस सवाल के आंसर करो, तो फिर शायद आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे और आपको बेहतर फीलिंग आएगी कि हाँ भैया आपने कुछ पढ़ा है, राइट। हाँ, चलो क्वेश्चंस करके दिखाओ। रेस्पिरेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द, रेस्पिरेशन रेट किसके द्वारा कंट्रोल होता है बताओ भाई। रेस्पिरेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द, तो हार्ट, लीवर, ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स या किडनीज। तो रेस्पिरेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय द, तो क्या हो जाएगा, ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर, ब्रेन में होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है ब्रेन से। नॉर्मल ईआरवी, ईआरवी वैल्यू यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो भाई आपको मैं याद करा देता हूँ, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, आईआरवी सांस आप ज़्यादा ले सकते हो एक्स्ट्रा में, तो 3000 ml है, और ईआरवी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज़्यादा नहीं 1100 ml है, और रेसिडुअल वॉल्यूम 1200 ml होता है। हम लोग को एकदम एक्जैक्टली याद है। टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml होता है, 6000 ml होता है, 6 लीटर। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हो। ईआरवी लगभग 1100 के लमसम में होता है, तो 1100 ml ऑप्शन में है, मार दो डी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है सर, तो क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्या होते हैं, डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के कंपोजिशन और फंक्शन को बताना है, ऐड अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड के बारे में बताना है। मतलब एक क्वेश्चन में पूरे लिम्फ का लगभग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आप जनरल आइडिया लगा देंगे। क्या क्या भाई क्वेश्चन में है, 1 बाय 1 इंडिविजुअली हम लोग सबको पढ़ेंगे। पहले आपको क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है बताओ। सबसे पहले है डिफाइन लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, उसके बाद हम बताएंगे लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद हम बताएंगे कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, फिर उसके बाद हम बताएंगे लिम्फ नोड, ठीक है। उसी को हिंदी में लिम्फ को ही लसिका कहते हैं। तो लसिका और लसिका तंत्र को परिभाषित कीजिए, यानी लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम को डिफाइन करिए, एंड फिर आपके लिम्फ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को अच्छे से बताइए, एंड फिर लसिका ग्रंथि यानी लिम्फ नोड के संरचना और कार्यों पर नोट लिखिए, ठीक है। ये चीजें आपके रहने वाली है क्वेश्चन, ओके। तो चलो शुरू करते हैं लिम्फ से। क्या होता है लिम्फ भाई, देखिए जैसे आपके बॉडी में एक फ्लूइड है ब्लड, है ना, वैसे ही हमारे शरीर में एक फ्लूइड है लिम्फ। ब्लड होता है लाल कलर का, बट लिम्फ होता है हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, जिसमें आरबीसीज नहीं होते हैं बल्कि डब्ल्यूबीसीज होते हैं। ये भी वाटर मतलब ब्लड से ही बनता है,
ये भी कोई अलग चीज नहीं है, ये भी ब्लड से ही बनता है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भाई लिम्फ के बारे में, इट इज पेल व्हाइट फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। लसीका एक पीला, फीका पीला, पेल व्हाइट मतलब है सॉरी पेल व्हाइट मतलब है कि हल्का हल्का व्हाइट, मैं पीला बोल दिया, हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे शरीर में पाई जाती है, ठीक है। यानी हल्का पीला कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। एंड लिम्फ में क्या क्या होता है, कंपोजिशन क्या है वो देखो, तभी तो जानोगे लिम्फ क्या होता है। तो लिम्फ में सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है 94%, जिसको आप पानी कह दिए हिंदी में 94%, और जो सॉलिड पदार्थ होते हैं वो 6% है। अब उस सॉलिड में से वो क्या क्या हो सकता है वो देखो। अब वो सॉलिड में से क्या क्या, जैसे सेल्स के तौर पर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल्स, याद करो लिम्फोसाइट एक प्रकार का क्या है, WBC है, तो यहां पर व्हाइट ब्लड सेल पाया जा रहा है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स पाया जाता है, ठीक है, ना यहाँ पे प्लेटलेट्स है ना ही कुछ RBCs वगैरह है, लिम्फोसाइट है, क्योंकि ये लिम्फ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, उसके साथ साथ यहाँ कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस, क्लोराइड एंड ग्लूकोज पाए जाते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। मतलब आपने क्या देखा, लिम्फ यानी लसीका एक हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाया जाता है। एंड इसमें वाटर होते हैं 94%, है ना, पानी कितना होता है 94%, और जो सॉलिड होते हैं वो 6% होते हैं, ठीक है। हाँ, एंड यहाँ पे सेल्स के तौर पर क्या क्या होता है भाई, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने देख लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कैल्शियम वगैरह होता है, फास्फोरस, क्लोराइड्स, ग्लूकोज वगैरह होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, ये सारी चीजें आपके लिम्फ में पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, और इस तरीके से आपके लिम्फ कैपिलरीज हैं जो आपके टिश्यू स्पेस में हैं, ठीक है। तो ये आपके लिम्फेटिक स्पेस पाए जाते हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या है सर, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक इमेज में दिखा रहा हूं। देखो आपके बॉडी में पूरे एकदम लिम्फ की कहते हैं, ये कौन सा इमेज, हाँ ये देखो लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे आपके पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स है ना, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही हमारे शरीर में लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ को फ्लो करने के लिए अलग नलिकाएं बनी हुई हैं, जहां जहां हरा हरा ये दिख रहा है ना, ये सब लिम्फेटिक वेसल्स हैं। ये सब क्या है, ये जो हरी हरी दिख रही है ये सब लिम्फेटिक वेसल्स हैं, और जो बीच बीच में गांठ दिख रहा है एक्चुअली लिम्फेटिक नोड है जहां पे लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जगह जगह पे नोड जो दिख रहा है वो लिम्फ नोड है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है सर, तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझने के लिए कह रहा है लिम्फेटिक सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू विच लिम्फ फ्लोज। लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है हमारे बॉडी का जिसके द्वारा क्या फ्लो करता है, तो लिम्फ फ्लो करता है। जबकि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र के द्वारा क्या फ्लो करता है, तो ब्लड फ्लो करता है। बट लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ इज पेल व्हाइट कलर फ्लूइड, लिम्फ अगेन यहाँ पे बोल रहा है हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है, दैट प्रोवाइड डिफेंस टू द ह्यूमन बॉडी। मेन लाइन यहाँ पे बोला क्योंकि यहाँ लिम्फोसाइट है, एंटीबॉडीज है, आपने थोड़ा बहुत जाना, तो ये डिफेंस प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करता है, किससे, जो भी पैथोजन है यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं। यानी लसिका तंत्र वह शरीर प्रणाली है जिसके माध्यम से लसिका प्रवाहित होती है, यह शरीर की रक्षा में सहायक होती है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या समझे, लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जिसमें क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो करता है। एंड लिम्फ हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या होते हैं भाई, लिम्फेटिक सिस्टम में जैसे आपके ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होते हैं, हार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स होता है, वैसे यहाँ पे भी लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले लिम्फ, क्योंकि यही फ्लो करेगा। फिर ये आपका लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा, है ना। हाँ, फिर लिम्फ नोड होते हैं, बीच बीच में गांठ होते हैं जहाँ पे लिम्फ का फिल्टरेशन होता है। फिर रेड बोन मैरो भी लिम्फेटिक ऑर्गन है क्योंकि यहाँ पे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। फिर स्प्लीन भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। फिर जो थाइमस है ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है, और टॉन्सिल है ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया हुआ है, देखो L3T², क्या क्या होता है, ऐसे पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन में कि बताओ इनमें से कौन सा है जो लिम्फॉइड ऑर्गन है, लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। तो L3T², L3T² है ना, L3T² और RBM है ना, RBM। तो L3T² RBM मतलब क्या हुआ सर, L3 का मतलब हुआ 3 L है, एक L का मतलब लिम्फ, और एक L का मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, और एक L का मतलब है लिम्फ नोड, ठीक है। फिर T² यानी थाइमस टॉन्सिल, फिर बचा क्या, रेड बोन मैरो, और एक बचा स्प्लीन। स्प्लीन कभी नहीं भूलते हैं इसलिए क्योंकि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन है, ठीक है। हाँ, इसीलिए इसको कभी नहीं बोलते स्प्लीन। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई L3T² RBM स्प्लीन, है ना, तो ध्यान रहेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं, बताओ मेरे साथ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, फिर लिम्फ नोड है, फिर RBM मतलब हो गया रेड बोन मैरो हो गए, फिर स्प्लीन हो गए, T² मतलब है थाइमस और टॉन्सिल। थाइमस एक ग्लैंड है जो आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये थाइमस ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है उम्र के साथ धीरे धीरे डिजेनरेट होता है। जैसे छोटे बच्चों में कम डेवलप्ड होता है तो बच्चा ज़्यादा बीमार, क्योंकि ये इम्यूनिटी देने का काम करता है। एडल्ट स्टेज में ये सबसे बड़ा रहता है जिससे कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है इसका ये जो थाइमस है वो छोटा होता जाता है ग्लैंड, जिस वजह से ये इसकी इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है और इंसान बूढ़ा होते होते थोड़ा इम्यूनिटी वीक हो जाता है, जिससे बहुत सारा बीमारी हो जाता है ना। हाँ,
यानी आपने क्या बताया, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बताओ भाई। तो लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है, लिम्फेटिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी थ्रू विच, जिसके द्वारा लिम्फ फ्लो करता है। क्या फ्लो करते हैं बताओ, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा लिम्फ फ्लो करते हैं। एंड लिम्फ हल्का पीला व्हाइट कलर का फ्लूइड, सॉरी पेल व्हाइट मतलब पीला पीला बोल दे रहा हूँ, पीला पेल व्हाइट मतलब हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। एंड इसमें क्या क्या होते हैं, लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, रेड बोन मैरो होता है, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल होता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के क्या क्या मुख्य कार्य हैं। फंक्शन ऑफ लिम्फ्स, लिम्फ्स के यानी लसिका के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, है ना, लिम्फ के क्या क्या कार्य हैं। तो देखो भाई, इट कीप्स द बॉडीज सेल मॉइस्ट, ये शरीर की कोशिकाओं को नमी बनाए रखने में मदद करता है, नम बनाए रखने में, यानी सेल को, आपके पूरे बॉडी के सेल को हल्का थोड़ा नमी देता है, मॉइस्चर देने का, मॉइस्ट करके रखने का काम करता है, सूखने नहीं देता है। प्लस ये क्या करता है, चूंकि ब्लड भी ट्रांसपोर्ट करता है तो ये भी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन भी थोड़ा बहुत मात्रा में, ऑक्सीजन इसमें हीमोग्लोबिन तो है नहीं जो कि उतना ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, हाँ ऑक्सीजन डिजॉल्व स्टेट में थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन होते हैं, थोड़ा बहुत हार्मोन्स होते हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द सेल्स, यानी यह ऑक्सीजन, हार्मोन और पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है तथा कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थ को हटाने का भी काम करती है। एंड इट ट्रांसपोर्ट्स एंटीबॉडीज, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, एंटीबॉडीज ट्रांसपोर्ट करता है, एंड लिम्फोसाइट टू द ब्लड, ब्लड तक एंटीबॉडीज लेके जाता है, और लिम्फोसाइट है ना, लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं और उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम करता है। समझ गए बात को, हाँ कौन, तो लिम्फ। इट्स मेन कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, यस इसका जो मेन कंपोजिशन है लिम्फ में, उसमें टिश्यू फ्लूइड्स पाए जाते हैं और ब्लड से ही बना होता है ना, एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ब्लड का ही कुछ हिस्सा इसमें आता है। यह उत्तक द्रव्य की संरचना और रक्त की मात्रा को बनाए रखने में मदद करती है, यानी रक्त की मात्रा को भी बनाने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, यस कुछ जैसे फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल्स में नहीं होता बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स में होता है, तो यह छोटी आंत से वसा के अवशोषण में मदद करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेज इनसाइड द लिम्फ नोड, यानी लिम्फ नोड में ये इन्वेजन ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव जो भी है उसके इन्वेजन को रोकती हैं, यानी उसमें आपका इन्वेड नहीं करेगा, एंड फॉरेन सब्सटेंस जो है इनसाइड लिम्फ नोड फिल्टर हो जाता है, तो आपके बॉडी में ये डिफेंस भी प्रोवाइड करता है, यानी सूक्ष्म जीवों और बाहरी पदार्थों को प्रवेश से रोकती हैं जिससे ये डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, हाँ तो अभी तक क्या क्या पढ़े भाई, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैंने बताया लिम्फ, लिम्फ क्या होता है सर, हल्का व्हाइट कलर का, लिम्फ क्या है बताओ, हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा क्या होता है, वाटर। एंड मेरे साथ देखो एकदम याद करते हुए चलो, अगर जो आप लोग आइडियली अच्छे से पढ़ोगे तो मैं चैट ऑन करके पढ़ाऊंगा एंड मजा आएगा, आपको लिखने का मौका दूंगा, सब कुछ बोलने का है ना, लेकिन थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब हो जाते हो, इधर उधर कुछ फालतू की बातें करने लग जाते हो, इसीलिए दिक्कत होती है। बताओ लिम्फ क्या होता है, तो हल्का कैसा कलर होता है लिम्फ का, तो हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है, कैसा है, हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है, यानी पेल व्हाइट फ्लूइड है, जिसमें क्या होते हैं सबसे ज्यादा, तो वाटर होता है, पानी कितना होता है 94%, और सॉलिड कितने होते हैं 6%। सॉलिड मतलब है ठोस कण, अब ठोस कण में वो कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं इसमें, तो लिम्फोसाइट जो कि एक प्रकार का WBC है, कुछ प्लाज्मा सेल्स भी पाए जाते हैं यहाँ। इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर यहाँ कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, क्लोराइड्स होता है, ग्लूकोज होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ फिर लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, तो लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है आपकी बॉडी का जिसके द्वारा क्या फ्लो करता है, लिम्फ फ्लो होता है, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम में सबसे पहले एल वाला 3 को होता है, L³ T² RBM, तो L³ में लिम्फ हो गया, L फॉर लिम्फ, L फॉर लिम्फेटिक वेसल्स, L फॉर लिम्फ नोड, फिर RBM यानी रेड बोन मैरो, स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल। ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के कार्य की बात करें तो ये आपके बॉडी सेल को मॉइस्ट करके रखने का काम करता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, थोड़ा ही करता है लेकिन करता है, और ये एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स को भी ब्लड तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। एंड इसमें ये मेनली टिश्यू फ्लूइड्स और ब्लड के वॉल्यूम को बनाने में भी मदद करता है, एंड फैट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड वेसल्स में नहीं बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स में होते हैं। एंड ये रोकता है माइक्रोब्स के एंट्री को, है ना, एंड फॉरेन सब्सटेंस इनसाइड द लिम्फ नोड, क्योंकि लिम्फ नोड में फिल्ट्रेशन होते हैं तो वहां से चीजों को करता है। ठीक है, अब लिम्फ नोड क्या होते हैं सर, लिम्फ नोड क्या होता है बताओ भाई, तो लिम्फ नोड के लिए हम लोगों को क्या समझना होगा भाई, लिम्फ नोड क्या होता है, तो अब लिम्फ नोड पर आते हैं। अभी तक समझ में आया लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बताओ भाई, है ना, ये भी एक प्रकार का WBC होता है, नेचुरल किलर सेल भी, NK सेल भी, वो भी पैथोजन को मारने का काम करता है। समझ में आ गया, चलो अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग लिम्फ नोड को पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले कमेंट में दिल बनाओ। सर जी टाइम टेबल आ गया है, कुछ नया टाइम टेबल आया है क्या, नया, उसी टाइम टेबल तो मैंने बहुत पहले ही डिस्कस कर दिया है ना, चलो भाई करेक्ट, हाँ समझ में आ गया। अब रुक जाओ, अब आप लोगों का रुक जाना, एंड अब हम लोग पढ़ाई करेंगे लिम्फ नोड को, ठीक है, फिर मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। लिम्फ नोड देखो बीच बीच में मैंने बताया एक सिस्टम होता है, जैसे आपके पूरे बॉडी में जगह लिम्फेटिक सिस्टम है, जगह जगह पे लिम्फ नोड पाए जाते हैं ना, हाँ तो ये लिम्फ नोड एक इनकैप्सुलेटेड ओवॉइड स्ट्रक्चर्स है, ओवॉइड शेप यानी ओवल शेप का होता है। एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, ये ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है, देखो
लिखा है ना लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर। इसमें बाहर से जो कवरिंग होती है उसको कैप्सूल कहते हैं, है ना। हाँ, और इसमें एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, लिम्फ एंट्री करती है और यहाँ पे उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिर यहाँ से वो निकल जाता है इफरेंट से, ठीक है। हाँ, फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी आपके पैथोजन वगैरह वहीं पर ट्रैप होते हैं और वहाँ मैक्रोफेज होता है, उसको मार के खत्म कर देता है, समझिए, निकल देता है। तो वही बोल रहा है, लसिका ग्रंथियां आवृत अंडाकार संरचनाएं होती हैं। दे आर सिचुएटेड ऑल अलोंग द पाथ ऑफ लिम्फ वेसल। जहां जहां लिम्फेटिक वेसल है वहां वहां लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ये लसिका वहिकाओं के मार्ग पर स्थित होती है। एंड देयर आर अराउंड 500 to 600 लिम्फ नोड्स प्रेजेंट इन द ग्रुप इनसाइड आवर ह्यूमन बॉडी। यानी पूरे ह्यूमन बॉडी में लगभग 500 से 600 लिम्फ नोड पाए जाते हैं। और कहां कहां पर, जैसे नेक के पास, कॉलर बोन के पास, आर्मपिट यानी कि अंडर आर्म्स में, एंड ग्रोइन रीजन यानी कि रिप्रोडक्टिव एरियाज के पास। टोटल हमारे शरीर में लगभग कितने लिम्फ नोड्स होते हैं? हमारे शरीर में लगभग 500 से 600 लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो गले, कॉलर बोन, बगल, कमर क्षेत्र और समूह में स्थित होती हैं, ठीक है। कह रहा है दे हैव व्हाइट ब्लड सेल्स। यस, मैंने बताया लिम्फ नोड में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, और वही आपके जो भी पैथोजन वगैरह वहां पे मिलता है उसको मार देता है ना। इन द टाइम दैट दे विल प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। इनमें श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर को रक्षा करती हैं, ठीक है। हाँ, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम है जिसमें आपको दिख रहा है कि पूरे बॉडी में बहुत सारे लिम्फेटिक अलग अलग जगह पे लिम्फ नोड भी दिख रहे हैं, है कि नहीं। एग्जाम में ऐसा डायग्राम ही बनाना, फील दिलाने के लिए मैंने बताया। लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन स्प्लीन होता है, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। लिम्फ नोड आपने पढ़ लिया, अब इसके लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दे हैव कैप्सूल अराउंड देम। यस, इसके चारों ओर एक कैप्सूल होता है। यस, ये कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है तो इसके चारों ओर कैप्सूल होता है। देयर आर मेनी सेप्टा और ट्यूबरकल्स इन द कैप्सूल। बहुत सारे सेप्टा और ट्यूबरकल्स पाए जाते हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से ट्यूबरकल्स होते हैं। कैप्सूल में कई सेप्टा और ट्यूबरकल होते हैं। दे हैव बीन शेप्ड। बीन यानी कि ये बीन्स के आकार का होता है। दे हैव 3 लेयर्स। 3 लेयर होते हैं, 3 परतें होती हैं। सबसे पहला परत है इसमें कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है पैराकॉर्टेक्स, उसके बाद होता है मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, पैराकॉर्टेक्स में क्या होता है, मेड्यूला में क्या होता है। देखो लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर की बात बोल रहा है कि सबसे आउटर कवरिंग कैप्सूल है, फिर उसके अंदर का जो ये 3 लेयर है, जैसे ये मान लो कि लिम्फ नोड है, वो लिम्फ नोड में 3 हिस्सा होता है। ये हो गया पैराकॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और फिर मेड्यूला, है ना। ये इस तरीके से 3 लेयर है। सबसे बाहरी लेयर हो गया कॉर्टेक्स, फिर पैराकॉर्टेक्स, फिर मेड्यूला। तो देखो जैसे मान लो ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है, तो सबसे बाहरी वाला हो गया ये कॉर्टेक्स, है ना, और ये हो गया पैराकॉर्टेक्स, और फिर ये अंदर से हो गया मेड्यूला, ये हो गया मेड्यूला, ठीक है। समझ गए बात को। यस, तो कॉर्टेक्स की मैं बात करूं, फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल एंड व्हेनेवर एन एंटीजन रीचेज द लिम्फ नोड दीस फॉलिकल्स प्रोलिफरेट एंड बिकम्स सेकेंडरी फॉलिकल। कहने का मतलब है कि कॉर्टेक्स वाले रीजन में देखो इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन। इधर से आने का रास्ता बना होता है, लिम्फ यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिल्टर होकर जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल। सबसे पहले जब इसमें आता है तो ये प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में। तो वही बोल रहा है कि फर्स्टली इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल एंड व्हेनेवर एन एंटीजन रीचेज, जब यहाँ एंटीजन पहुंचता है तो ये इन द लिम्फ नोड दीज फॉलिकल्स प्रोलिफरेट टू बिकम सेकेंडरी फॉलिकल, और वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इनमें प्राथमिक लसिका की जो फॉलिकल्स हैं वो एंटीजन आने पर ये बढ़कर, अगर कोई एंटीजन आ गया यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आ गए, तो वो सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट स्टेन्स डार्कर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जब इसको एग्जाम किया जाता है, मतलब इसको चेक किया जाता है, तो ये थोड़ा सा गहरा रंग का दिखाई देता है जब आप चेक करोगे तो। फिर उसके नीचे जस्ट पैराकॉर्टेक्स है, ये लिम्फॉइड का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया। देखो ये आपका पैराकॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स वाला हो गया, ये पैराकॉर्टेक्स है, ये फिर मेड्यूला है। तो कॉर्टेक्स तो हो गया, अब पैराकॉर्टेक्स की बात करते हैं। पैराकॉर्टेक्स बोल रहा है इट इज लोकेटेड बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जो कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में होता है। कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में होता है पैराकॉर्टेक्स। हाँ, एंड इट हैज टी लिम्फोसाइट्स। इसमें टी लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। या कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच स्थित होता है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इट स्टेन पेल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी ये हल्के रंग में दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई देता है, हल्का रंग में दिखाई देता है। बचा मेड्यूला। अब बचा किसकी बात कर रहे हैं, मेड्यूला की बात कर रहे हैं। इट हैज मैक्रोफाजेज एंड बी लिम्फोसाइट्स, यानी ये कॉर्टेक्स था, ये पैराकॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, ये मेड्यूला है। तो पैराकॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स था, ये पैराकॉर्टेक्स है और ये मेड्यूला है। और मेड्यूला में पता है आपको मैक्रोफाजेज होते हैं एंड बी लिम्फोसाइट होता है। इसमें मैक्रोफाजेज और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इट स्टेन्स लाइटर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, या हल्के रंग के दिखाई देते हैं, जबकि ये स्टेन थोड़ा सा हल्का सा, जो कॉर्टेक्स वाले रीजन ये थोड़ा डार्कर दिखता है। यानी आपने कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या बताया, इसमें इट विल हैव प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल। यहाँ पर प्राइमरी लिम्फॉइड फॉलिकल अगर है, आता है सबसे पहले, तो वो अगर कोई एंटीजन पहुंचता है तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको जब एग्जामिन किया था तो ये थोड़ा डार्क दिखता है। फिर पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होता है, याद रखना, जो कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में है। एंड ये हल्का क्या कहते हैं, स्टेन्स पेल ड्यूरिंग, हल्का, ये भी हल्का ही दिखेगा, हल्के रंग का दिखाई देता है। मेड्यूला में मैक्रोफाजेज और बी लिम्फोसाइट है। समझ रहे हो बात को, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, मैक्रोफाजेज, यानी कि बैक्टीरिया का फिल्डिंग सेट है यहाँ पर, है ना। ये सब मार देगा, मार के खत्म कर देगा एंटीबॉडी बना करके। तो इसीलिए फिल्ट्रेशन में मदद करता है और आपकी बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करता है। फंक्शन ऑफ द लिम्फ नोड, लिम्फ नोड का काम क्या है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। आपने देखा कि यहाँ पे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट भी पाया जाता है, उसका बनता, ये बनाने में भी मदद करता है ना। जैसे ये देखो कॉर्टेक्स था, ये पैराकॉर्टेक्स था, मेडुला था, तो पैराकॉर्टेक्स में आपके टी लिम्फोसाइट थे, फिर यहाँ बी लिम्फोसाइट है, देखो ये बी लिम्फोसाइट है मेडुला में। तो ये बोला यहाँ बी और टी लिम्फोसाइट निर्माण में मदद करते हैं। दे प्रोवाइड डिफेंस टू द बॉडी, यानी ये शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। दे किल द एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी ब्लड में जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ब्लड का में भी जो एंटीजन है उसको भी किल करने का काम करता है। दे प्रोड्यूस गामा ग्लोबुलिन, ये गामा ग्लोबुलिन बनाते हैं जो कि एक प्रकार का एंटीबॉडी है ना। हाँ,
तो इस तरीके से आपके लिम्फ नोड का मुख्य कार्य था। आपने क्या क्या देखा भाई बताओ? तो आपने देखा लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा लाइव में रिवीजन करूंगा, आप लोग भी जवाब देते चलना, वन लाइनर क्वेश्चंस बना के, ताकि आपको थोड़ा याद रहे। बताना भाई लिम्फ नोड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन में क्या क्या था, इतना सारा चीज एक बार में नहीं आता है, लेकिन मैं करा रहा हूं, अगर जो भी पूछे उस हिसाब से आंसर करना। लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ आपका हल्का पेल व्हाइट कलर का फ्लूइड है जो आपके बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करता है, जिसमें वाटर होते हैं और कुछ सॉलिड होता है, ज्यादातर वाटर होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है सर, तो लिम्फेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें लिम्फ फ्लो करता है और बॉडी के इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है, जिसमें आपके लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल होता है, रेड बोन मैरो होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर लिम्फ के फंक्शन कंपोजिशन को मैंने बता दिया, फंक्शन यानी बॉडी सेल को मॉइस्ट करने का काम करता है, ब्लड वॉल्यूम में भी कंट्रीब्यूशन होता है, इम्यूनिटी देने का भी काम करता है। फिर लिम्फ नोड के ऊपर स्ट्रक्चर फंक्शन लिखना था, तो लिम्फ नोड की बात करते हैं, तो अभी चलो रिवीजन करते हैं। लिम्फ नोड एक ओवॉइड स्ट्रक्चर है, इनकैप्सुलेटेड मतलब है बाहर से एक कैप्सूल होता है कवर, एंड फिर ये इन है ना, हाँ, तो ये ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। दे आर सिचुएटेड अलॉन्ग द पाथ ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। कहां पाए जाते हैं, तो जहां जहां लिम्फेटिक वेसल्स है उसके रास्ते में थोड़ा थोड़ा। टोटल आपके बॉडी में कितने लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, 500 से 600। कितने होते हैं, 500 to 600 लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं। 500 से 600 लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, अलग अलग रीजन में, जैसे नेक रीजन में, कॉलर बोन रीजन में, आर्मपिट रीजन में, ग्रोइन रीजन में, है ना, हाँ, उसके आधार पर उसका नाम भी रख दिया जाता है। दे हैव व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं और ये आपकी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है। फिर इसके स्ट्रक्चर आपने देख लिए। फिर उसके बाद इसके संरचना में कैप्सूल अराउंड देम, इसमें काफी सारे सेप्टा और ट्यूबरकल होते हैं, बीन शेप्ड का होता है, 3 लेयर में होते हैं। कॉर्टेक्स में हमने बताया प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल क्या कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लिम्फाइड फॉलिकल में, एंड ये डार्कर कलर का होता है। पैराकॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच होता है। ये हल्का पीला रंग का, हल्का कलर का दिखाई देता है। पता नहीं आज पीला 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 पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे बैठ गया, हर चीज में पीला पीला ही लिखा बोला जा रहा है। मेडुला में मैक्रोफाजेज होते हैं और बी लिम्फोसाइट होता है। एंड इस तरीके से लिम्फ नोड के फंक्शंस, ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में मदद करता है, बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, एंटीजन को, जो भी ब्लड में एंटीजन है उसको भी फिल्टर करके किल करने का काम करता है, गामा ग्लोबुलिन बनाने का काम करता है। चलो, मोहम्मद अजीम कह रहे सर आज ही मैंने क्रैश कोर्स लिया कि आज, बिल्कुल अच्छे तरीके से। सिर्फ टॉप 20 का जो फोल्डर आपको दिया जा रहा है ना, इसको आप पढ़ के चाट जाइए, है ना, 10 दिन में इसको खत्म कर दीजिए पढ़ के, है ना। अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, AK-47 चलाए हो और लड़की लोग तो एकदम पूरा वो वाले ट्यून पे पगला गई है, जैसे इंस्टाग्राम खोल रहे हैं सब AK-47 ही चला रहा है। आप लोग के भी फीड में ये वाला आ रहा है क्या, बताइएगा थोड़ा सा इंस्टा क्या ओपन कर रहे हैं, AK-47 चलाए हो, बहुत झटके मारती है हाँ बोले रे यार, हम चलो ठीक है, ये बंदूक तो ठीक है, लेकिन ये AK-47 तो AK-47 का रील है तो AK-47 ना दिखाना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग भी एक रील बना देते हैं, ये टॉप 20 क्वेश्चन सीरीज अपना AK-47 है। हम लोग भी बोलते हैं AK-47 चलाए हो, बहुत झटके मारती है, लेकिन बहुत आदमी को भी मार देता है, वो भी बात है, वही वाली बात है कि अपना टॉप 20 AK-47 है। इस टाइम पे आप इस AK-47 को चलाने के लिए सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन को दुश्मन एक बच्चा बोला चलाया हूँ सर, हम समझ रहे हैं कौन सा AK-47 को आप चलाए होंगे, सब समझते हैं बाबू, सब समझते हैं। चलो लिम्फ क्या है, रेड फ्लूइड, पेल व्हाइट फ्लूइड, येलो फ्लूइड, ब्लू फ्लूइड, तो हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड है, आंसर बी चलो, हल्का व्हाइट कलर का फ्लूइड। विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ, लिम्फ में कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल या न्यूरॉन्स। विच सेल्स आर प्रेजेंट इन लिम्फ, तो लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा नहीं पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, बताओ, स्प्लीन, थाइमस, हार्ट, टॉन्सिल, तो लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। तो देखो भाई, हमने बताया स्प्लीन तो होगा, थाइमस भी होगा, टॉन्सिल भी होगा, ये कहां से, हार्ट कहां से आ गया, हार्ट तो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड कंटेंस, यानी लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या पाया जाता है, प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल्स या आरबीसीज, प्लेटलेट्स, हार्मोन्स। कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड कंटेंस, लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, वेरी गुड, लिम्फ नोड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में, तो मैंने बताया था कॉर्टेक्स क्या कहते हैं, पैराकॉर्टेक्स, तो ये प्राइमरी लिम्फाइड फॉलिकल होता है। ए पैराकॉर्टेक्स कंटेन, पैराकॉर्टेक्स में क्या होता है बताओ, तो यहां पे होता है पैराकॉर्टेक्स में कौन सा, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, तो यहां पे होता है टी लिम्फोसाइट, करेक्ट, पैराकॉर्टेक्स में टी ही तो था, देखो पैराकॉर्टेक्स में क्या था, टी लिम्फोसाइट्स था, यस। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, एंड कंफर्म है आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर तक के सवाल यहां से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका क्या भाई, डिस्क्राइब द हार्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड।
है ना। यानी कि आपको यहाँ पे हार्मोन्स और फंक्शंस को डिस्क्राइब करना है, किसके किसके भाई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के फंक्शंस को, थायराइड ग्लैंड को और एड्रिनल ग्लैंड को। ये तीनों ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, ये तीनों में से कोई एक या कोई दो, हो सके तो आपको दोनों देखने को मिल जाए, तो जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे। क्या होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं सर, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड कहलाता है, ये आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में सेला टर्सिका नाम का एक फोसा होता है, गड्ढा होता है स्फिनॉइड बोन में, वहीं पर यह पाया जाता है। मटर के दाने के आकार की छोटी सी ग्रंथि है जो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ये देखो ऊपर में हाइपोथैलेमस ग्लैंड है और जस्ट ये इन्फंडिबुलम है, और इसी इन्फंडिबुलम से ये लटका हुआ है आपका क्या, आपका जो क्या कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे का हिस्सा एंटीरियर लोब कहलाता है, जिसको हम लोग हाइपोफीज के कहते हैं, और पीछे वाला हिस्सा आपका क्या होता है, पोस्टीरियर लोब कहलाता है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। कह रहा हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स। यस, हार्मोन्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ क्योंकि कंटेंट थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है, तो ये चीज़ें छिपनी नहीं चाहिए, राइट। हाँ, तो भैया हार्मोन्स क्या होते हैं बताइए सर, तो हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स, जो कि ग्लैंड्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है इन द एंडोक्राइन सिस्टम एंड रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। यानी हार्मोन क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि आपके ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है और रिलीज होता है कहाँ, ब्लड में, ठीक है, डायरेक्टली। तो हार्मोन्स को ही केमिकल मैसेंजर कहा जाता है, याद रखना, हार्मोन को ही केमिकल मैसेंजर कहते हैं, जो कि आपके ग्लैंड्स बनाते हैं। और कौन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड बनाते हैं, जो कि डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है, ठीक है। अभी हम लोग बात पिट्यूटरी ग्लैंड की करने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने बताया कि ये मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक छोटा सा ग्लैंड है, जिसको हम लोग मटर के दाने के आकार का ग्लैंड है। तो वही बोला है पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड, यानी मटर के दाने के आकार का ग्लैंड है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, जो कि ब्रेन के जस्ट बेस में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द मास्टर ग्लैंड, इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ सेवरल अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी। यानी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉल यानी छोटा पी साइज्ड ग्लैंड है, मटर के दाने के आकार का ग्लैंड है, जो कि जस्ट बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ सेवरल एंड अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स हार्मोन्स दैट कंट्रोल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पांस, वेरियस अदर मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कि जो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं, जो ये हार्मोन बनाते हैं, ये हार्मोन ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन को, स्ट्रेस रिस्पांस को, एंड और भी काफी सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जिसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो भाई अभी हम लोग सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेंगे। ये देखो एंटीरियर पिट्यूटरी है, याद रखना एंटीरियर पिट्यूटरी है, उधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, हमने आपको बताया एंटीरियर हिस्सा होता है और ये पीछे वाला पोस्टीरियर हिस्सा होता है। तो जो ये एंटीरियर हिस्सा है, ये जो एंटीरियर हिस्सा है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज करता हूँ जिससे कि ये आपका थोड़ा दिखे आपको प्रॉपरली, करेक्ट। हाँ चलो चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी। चलिए अब तो कुछ ढका, अब तो नहीं कुछ ढक रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में बताया। तो यहाँ पर आपके हाइपोथैलेमस हार्मोन्स होते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन्स। देखो भाई आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो भी हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड हमने बोल दिया। मास्टर का भी मास्टर ग्लैंड कौन होता है, तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, ठीक है। जैसे अगर पिट्यूटरी आपका रिलीज कर रहा है FSH और LH, ठीक है, FSH या LH हार्मोन जैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, तो ये एक प्रकार का गोनेडोट्रोपिन्स है, यानी कि गोनेड्स पर एक्ट करने वाले, यानी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे एक्ट करने वाले हार्मोन्स हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपका FSH और LH तभी रिलीज करेगा जब आपका हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा GnRH, यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। देखो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को पहचानने का तरीका है, RH लगा रहता है लास्ट में, रिलीजिंग हार्मोन RH 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 RH, जितने भी हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स हैं सब में RH लगा होता है। ये FSH और LH अब आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर एक्ट करेगा, सेक्स हार्मोन्स, गैमीट प्रोडक्शंस के निर्माण में मदद करेगा, ठीक है। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोगों ने कहा क्या, मास्टर कहा, मास्टर कहा, तो आप इसको हेड मास्टर बोलो, क्योंकि इसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कोई भी सिक्रेशन कर रहा है तो बिना हाइपोथैलेमस के सपोर्ट के नहीं पॉसिबल है। हाइपोथैलेमस पहले गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड आपका LH और FSH बनाता है, फिर वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, फिर ये सेक्स हार्मोन बनाने में मदद करता है, गैमीट प्रोडक्शन जैसे मेल में आपके स्पर्म बनाना, फीमेल में ओवम बनाने में मदद करता है। वैसे पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, देखो पिट्यूटरी हार्मोन यहाँ रखा हुआ है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, आपके जो थायराइड ग्लैंड होते हैं इसको स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन हो, थायरॉक्सिन हार्मोन बने। तो ये TSH तभी बना पाएगा जब ये TRH रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, यानी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा ताकि तुम TSH बनाओ। अब ये TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि तुम थायराइड ग्लैंड को बोलेगा तुम थायरॉक्सिन बनाओ, थायराइड हार्मोन्स बनाओ, तब जाके थायराइड हार्मोन रिलीज होगा। समझ रहे बात को। तो बॉडी के अदर जैसे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है भैया, रिप्रोडक्टिव जो गोनेड्स हैं LH FSH कर रहा है, तो वो पिट्यूटरी किया तो ये इसलिए मास्टर हो गया। लगभग देख लो आपके थायराइड ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड सब जगह कंट्रोल करता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहते हैं, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। अब देखो प्रोलैक्टिन, ये PRL मतलब है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन यहाँ पे रख लो, या PRL मतलब होता है प्रोलैक्टिन, ठीक है।
प्रोलैक्टिन। अच्छा, ये प्रोलैक्टिन क्या करता है सर? मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन है ना, मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन तभी रिलीज होगा जब पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। कौन? हाइपोथैलेमस। तब जाके प्रोलैक्टिन बनाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, वो मेमोरी ग्लैंड स्तन की ग्रंथियों पे काम करेगा और मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करेगा, है ना, मिल्क के प्रोडक्शन में। फिर है आपके जीएच, ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन है, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स। ये ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होगा जब जीएचआरएच यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस जब जीएचआरएच बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये आपके लीवर, बोन, मसल्स पर काम करता है, ठीक है, जो कि आपके कह सकते हो ग्रोथ में मदद करता है। ये सीधी सीधी बात है, आप यहाँ रख दो, ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है। फिर है एसीटीएच। एसीटीएच मतलब क्या है भाई? एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये तभी रिलीज होगा जब ये सीआरएच रिलीज करेगा। सीआरएच मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीजिंग हार्मोन। तब जाके वो पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होगा कि भाई एसीटीएच बनाना है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाना है। देन ये एसीटीएच जाकर के क्या करेगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल ग्लैंड को, कॉर्टेक्स हिस्से को स्टिमुलेट करेगा, ताकि वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे कॉर्टिकॉइड्स रिलीज हों, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा हार्मोन के फंक्शन देख लेना, इसके फुल फॉर्म्स को देख लेना एक बार, सीधा सीधा 5 नंबर के क्वेश्चन में आ गया था। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप नसीब अच्छा मानना, 5 में 5 मिलते हैं। ऑप्शन में दिया था, मतलब ऑप्शन क्या है, 5 को दे दिया था, बोला था 5 का फुल फॉर्म बताओ। एसीटीएच, टीएसएच, जीएच, पीआरएल, एलएच, एफएसएच, ऐसे ही दे दिया था। तो फुल फॉर्म याद रख लेना। एसीटीएच को एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड, यस, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज कॉर्टिसोल, ताकि वो कॉर्टिसोल रिलीज करे। रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म एंड हेल्प बॉडी टू रिस्पॉन्ड स्ट्रेस, स्ट्रेस के सिचुएशन में बॉडी को रिस्पॉन्स करने में मदद करता है। टीएसएच एड्रिनल, ये टीएसएच क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम में ये थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड, यस, आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो थायराइड हार्मोन्स बनाए, जो कि आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करने का काम करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं, जो कि रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट। फिर ग्रोथ हार्मोन्स की मैं बात करूं, जीएच स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, सेल रिप्रोडक्शन एंड सेल रीजनरेशन, ठीक है, आपके ग्रोथ में मदद करता है, सेल के रिप्रोडक्शन में, सेल के रीजनरेशन में। प्रोलैक्टिन की मैं बात करूं तो स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन द मेमरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यानी आफ्टर चाइल्ड बर्थ मिल्क के प्रोडक्शन में मदद करता है। कौन? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मदद करता है मिल्क के प्रोडक्शन में, ओके। हाँ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको हम लोग एलएच हार्मोन कहते हैं, एफएसएच जिसको हम लोग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ये क्या करते हैं? रेगुलेट्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है बाय स्टिमुलेटिंग द गोनेट्स। कैसे? गोनेट्स को स्टिमुलेट करके। टेस्टिस इन द मेल, मेल में गोनेट्स क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में जो गोनेट होता है क्या? टेस्टिस, फीमेल गोनेट ओवरी। तो मेल के गोनेट्स टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, फीमेल में ओवरीज को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, ताकि वो सेक्स हार्मोन बनाए। जैसे टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता है जो फीमेल हार्मोन है, एंड गैमीट बनाने में मदद करता है। जैसे मेल में स्पर्म बनता है, फीमेल में एग बनता है, यानी ओवम बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हार्मोन्स के फंक्शंस होते हैं। अब एक वो तो एंटीरियर था, अब ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता है ना, प्रोड्यूस नहीं करता है, बनाता नहीं है। पोस्टीरियर हार्मोन एक भी हार्मोन बनाता नहीं है, प्रोड्यूस नहीं करता है, बल्कि रिलीज करता है। रिलीज करना और प्रोड्यूस करना में अंतर है। रिलीज करना होता है बस वो स्टोर करके रखा है और वो भेज दिया, निकाल दिया। बनाना मतलब इसका सिंथेसिस यहाँ नहीं होता है। प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस में ही होता है। ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ऊपर में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, यहाँ काफी सारे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे 2 हार्मोन बनता है, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक हार्मोन बनता यहाँ है, वो यहाँ आके स्टोर रहता है, और जब आपके रिलीज होना होता है तो ये यहाँ से एक्टिवेट होकर के रिलीज करता है। समझ रहे बात को? यानी हाइपोथैलेमस एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच, ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। इसी एडीएच को हम लोग वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं, वैसोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच को रिलीज करता है। क्या करता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन है, मतलब कहने का अर्थ है एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन को रिलीज करता है। समझ बात को? कहने का मतलब यहाँ देखो, हाइपोथैलेमस इसका बनता है, जबकि यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, जब जरूरत पड़े तो यहाँ से रिलीज होता है, और ये काम करता है किडनी पर, स्वेट ग्लैंड्स पर, और वाटर बैलेंस में मदद करता है आपका। वैसे ऑक्सीटोसिन क्या है? बनता यहाँ है, रिलीज यहाँ होता है, यहाँ से होता है, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी होता है तो ये यूट्रस को पुश करने का काम, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो ओवरऑल क्या काम है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो देखो, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन बना रहा है तो ये आपके ग्रोथ में मदद कर रहा है, करेक्ट। तो ग्रोथ हार्मोन्स बना रहे हैं तो इसलिए की रोल इंपॉर्टेंट है ग्रोथ में, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड मेंटेनिंग बोन एंड मसल हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में आपके ग्रोथ के लिए मदद करता है। वैसे रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे कुछ हार्मोन्स हैं जैसे टीएसएच, एसीटीएच, ये जो है आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं और हार्मोन्स रिलीज कराते हैं फ्रॉम द अदर ग्लैंड्स सच एज थायराइड ग्लैंड्स एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं, जैसे एलएच है, एफएसएच है, ये रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन फीमेल्स एंड स्पर्म प्रोडक्शन इन द मेल्स, मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन में, ठीक है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एसीटीएच इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके बॉडीज में स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस रिस्पॉन्स में मदद करता है। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैं एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, फिर मैं थायराइड पे आऊंगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इसको ये स्मॉल पी साइज का ग्लैंड है, जो कि ब्रेन के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट है। एक फोसा होता है, गड्ढा होता है, इसका नाम है सेला टर्सिका, उसमें पाया जाता है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि ये अदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करता है। जैसे आपने देखा, जैसे टीएसएच रिलीज करा, जैसे थायराइड स्टिमुलेट हो रहा है, एसीटीएच रिलीज करा, जैसे एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट हो रहा है ना। तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
ये ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, स्ट्रेस रिस्पांस और अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। आपके इसके हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स थे, एफएसएच, एलएच जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करवाता है, गैमेट प्रोडक्शन में मदद करता है, टीएसएच जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पीआरएल जो कि मेमरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो एंड थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करे, जीएच ग्रोथ हार्मोन जो कि आपके पूरे बॉडी पर काम करता है, लीवर, बोन, मसल ताकि उसको ग्रोथ करे, एसीटीएच एडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो कॉर्टिकोइड्स रिलीज करे। ठीक है, यहाँ पर वही चीजें हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। फिर आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। यहाँ बनता नहीं है, यहाँ सिर्फ रिलीजेस होते हैं, यहाँ रिलीज होते हैं, बनते यहाँ हैं, है ना, हाइपोथैलेमस में। एंड ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं, ये किडनी पर काम करता है और वाटर और साल्ट के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है ना, जिससे कि क्या होती है, यूरिन वगैरह कम होती है, पेशाब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, जिससे पानी का बॉडी में बैलेंस बनाता है। ऐसे नहीं तो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा पेशाब होता है पेशेंट को, बॉडी में वाटर की कमी हो सकती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाके यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, हाँ चलो अब थायराइड ग्लैंड पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या होता है सर? थायराइड ग्लैंड जो है आपके, थायराइड ग्लैंड जो होता है गर्दन के पास होता है, बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। ये देखो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है जो कि बटरफ्लाई शेप होता है। बटरफ्लाई देखो ऐसा है ना, ये देखो इस तरीके का ग्लैंड होता है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई कहते हैं। ये इस तरीके का ग्लैंड है, या एच शेप्ड का ग्लैंड भी कहते हैं। ये देखो बटरफ्लाई टाइप का बना हुआ, इसको कहते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस कैसे रिलीज होता है, देखो जब हाइपोथैलेमस रिलीज करता है टीआरएच, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिससे आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को जूम करके दिखाया गया, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, देन वो रिलीज करता है टीएसएच, एंड टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एंड फिर थायराइड ग्लैंड आपका T3, T4 और कैल्सीटोनिन बनाने का काम करता है। क्या क्या बनाता है? T3, T4 और कैल्सीटोनिन। एंड ये T3, T4 और कैल्सीटोनिन क्या करता है, फिर जाकर के आपके बॉडी में अपना अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड है जो आपके नेक में प्रेजेंट होता है, गर्दन में प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द एडम सेपल, जस्ट आपके एडम सेपल के नीचे। इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स, ये हार्मोन्स बनाता है, जैसे T4 हार्मोन, मेनली इसके 3 हार्मोन है, T3, T4 और कैल्सीटोनिन देखो दिख रहा है ना, T3, T4 कैल्सीटोनिन, मेनली 3 हार्मोन है इसके। तो ये बोल रहा है इट प्रोड्यूसेस हार्मोन्स प्रीमियरली थायरोक्सिन T4 एंड ट्राईआयोडोथेरेनिन T3 जो कि रेगुलेट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडीज के थ्रू आउट डेवलपमेंट। ठीक है, एडिशनली द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सीटोनिन, एडिशनली थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस करता है, विच हेल्प्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, जो कि आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, T4 को थायरोक्सिन कहते हैं, T3 को ट्राईआयोडोथेरेनिन कहते हैं, T4 का एक और नाम होता है टेट्राआयोडोथेरेनिन, है ना, क्योंकि यहाँ आयोडीन है, पूछा जाता है कौन से ऐसे हार्मोन है जिसके सिंथेसिस में आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही थायराइड हार्मोन है। ठीक है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये हार्मोन्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, पूरे बॉडी में, है ना। हाँ, तो T4 और T3 ये हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ। कैल्सीटोनिन क्या है? रेगुलेट कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड, जो कि आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है बाय इनहिबिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बोन एंड प्रमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। याद रखना, कैल्सीटोनिन क्या है? रेगुलेट्स करते हैं कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, यानी आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं बाय इनहिबिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ बोन, बोन के ब्रेकडाउन को रोक करके, प्रमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनीज, है ना। हाँ, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं कौन? तो ये आपके जो कैल्सीटोनिन है ना, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड्स बाय इनहिबिटिंग द ब्रेकडाउन ऑफ बोन, मतलब है कि हड्डी में से कैल्शियम को खत्म नहीं होने देता है, प्रमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम कैल्सीटोनिन है। फंक्शन क्या क्या है सर? तो भाई देखो T3, T4 मेनली आपके मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं, है ना। T3 एंड T4 रेगुलेट्स द रेट एट विच सेल बर्न एनर्जी, जैसे आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट टूट करके एनर्जी बन रहा है ना, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो एक प्रकार का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, तो T3, T4 एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में थायराइड हार्मोन आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थायराइड हार्मोन बहुत जरूरी है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, खास करके छोटे बच्चों में, खास करके छोटे बच्चों में। कैल्शियम रेगुलेशन में भी मदद करता है। Calcitonin helps regulate calcium levels in the blood by promoting calcium deposition in bones which helps maintain bone density and prevents osteoporosis। यानी ये कैल्सीटोनिन क्या करता है? रेगुलेट करता है कैल्शियम लेवल ब्लड में बाय प्रोमोटिंग कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन्स, यानी क्या करता है? ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा है तो उस कैल्शियम को ले जाकर हड्डी में पहुंचाता है ताकि हड्डी मजबूत रहे एंड आपके बोन की डेंसिटी बनी रहे और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ठीक है, तो ये थे आपके थायराइड ग्लैंड। एक बार रिवीजन करिए, थायराइड ग्लैंड क्या क्या होता है सर? थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने क्या क्या बताया सर? थायराइड ग्लैंड देखो ये बटरफ्लाई शेप्ड का ग्लैंड है, कहाँ प्रेजेंट है? नेक में प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द एडम सेपल, एडम सेपल के जस्ट नीचे, गर्दन में जस्ट नीचे। ये 3 हार्मोन मेनली बनाता है, थायरोक्सिन T4 और फिर T3, और एक है कैल्सीटोनिन। T3, T4 मेनली आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन करता है, जबकि आपके थायराइड ग्लैंड में कैल्शियम, जो कैल्सीटोनिन है, ये कैल्शियम लेवल को ब्लड में मेंटेन करता है। थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथेरेनिन आपके हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ डेवलपमेंट, जबकि कैल्सीटोनिन कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाय इनहिबिटिंग ब्रेकडाउन ऑफ बोन, हड्डी को टूटने नहीं देता है, हड्डी को कमजोर नहीं होने देता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ब्लड में से कैल्शियम निकाल करके अगर ज्यादा हो गया ब्लड में तो हड्डी में पहुंचाता है, प्रमोटिंग कैल्शियम एक्सक्रीशन बाय द किडनीज। फिर है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन, यस इसके फंक्शन से T3, T4 मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में मदद करता है थायराइड हार्मोन्स। कैल्सीटोनिन आपको पता है कि ये कैल्शियम लेवल ब्लड में मेंटेन करता है, कैसे? तो प्रमोट करता है कैल्शियम के डिपोजिशन को बोन्स में, यानी हड्डी में ज़्यादा कैल्शियम जमा हो ताकि आपकी बोन डेंसिटी बनी रहे और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, हड्डियां कमजोर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट था आपका एड्रिनल ग्लैंड। इसी क्वेश्चन में आपके तीन ग्लैंड्स थे, तीनों में से कोई एक पक्का आएगा, कोई एक या दो भी आ जाए। अब बारी आती है एड्रिनल ग्लैंड की।
नाम ही है एड्रीनल। एड्रीनल मतलब है ऐड हुआ है रीनल पर, रीनल मतलब होता है किडनी, यानी जस्ट किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड। ये देखो किडनी है, किडनी के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड होती है। अब ये एड्रीनल ग्लैंड याद रखना, इसके दो हिस्से होते हैं, एक बाहर का हिस्सा होता है कॉर्टेक्स और अंदर का हिस्सा होता है मेडुला। कॉर्टेक्स अलग हार्मोन बनाता है, मेडुला अलग हार्मोन बनाता है। तो एड्रीनल ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि दो किडनी है, देखो बॉडी में दो किडनी है, इधर भी इधर भी, दोनों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होंगे। यस, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगुलर शेप्ड है, देखो ट्रायंगुलर शेप्ड होता है ना, ट्रायंगुलर शेप्ड का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड ऑन अपर पोल्स ऑफ द किडनी, किडनी के अपर पोल में प्रेजेंट है। ईच ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू मेन रीजन, हर एक ग्लैंड में दो रीजन है। बाहर का रीजन जो होता है कॉर्टेक्स रीजन होता है, अंदर वाला रीजन मेडुला रीजन होता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला जो कि क्या रिलीज करते हैं, अलग अलग हार्मोन्स। जैसे एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करेगा अलग हार्मोन, एड्रिनल मेडुला रिलीज करेगा अलग हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है ये फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जो कि आपके अलग अलग स्पेसिफिक स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। जैसे सबसे आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो हार्मोन बनाता है एल्डोस्टेरोन, जिसको हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस, हेल्प्स इन वाटर रिटेंशन एंड ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। फिर दूसरा है आपका, देखो ये मैंने बताया एड्रिनल ग्लैंड्स, ये मेडुलरी रीजन है। मेडुलरी रीजन के 3 लेयर होते हैं, मेडुला के है ना, सॉरी कॉर्टेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। कॉर्टेक्स के तीन लेयर होते हैं, और वो तीनों लेयर देखो दिखाया गया। सबसे बाहरी लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, जो कि एल्डोस्टेरोन है, जो सोडियम पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करता है ना। दूसरा है जोना फेसिक्युलेटा, जोना फेसिक्युलेटा रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन है। फिर है अंदर वाला जोना रेटिकुलरिस, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को रिलीज करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वही चीजें आपको मैं बता रहा हूं फिर से। जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, जीएफआर, इसको हम लोग ऐसे याद रखे थे, जो आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन है वो जीएफआर ग्लोमेरुलोसा, देखो जोना ग्लोमेरुलोसा है ना, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिकुलरिस है ना। ग्लोमेरुलोसा तो आपका ये क्या कहता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। रेटिकुलरिस टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ऐसे कुछ एंड्रोजन जैसे हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। हाँ, तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा है ये एल्डोस्टेरोन बनाता है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये सोडियम और पोटेशियम बैलेंस मेंटेन करता है, वाटर रिटेंशन कराता है, ब्लड प्रेशर को भी लेवल को मेंटेन करता है। जोना फेसिकुलेटा हार्मोन बनाता है कॉर्टिसोल, जिसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। ये नाम, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, फैट के मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। हेल्प्स द बॉडी कोप विद स्ट्रेस, है ना। हैज एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। जोना रेटिकुलरिस हार्मोन्स बनाते हैं एंड्रोजेंस, जो कि वीक मेल सेक्स हार्मोन है, यानी मेल से देखना कुछ है ना, फीमेल में भी मूछें आ जाती है, थोड़ा एग्रेशन होता है, थोड़ा लड़कों जैसे लक्षण होते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में है, वो थोड़ा थोड़ा फीमेल में भी होता है, थोड़ा थोड़ा किसी में ज्यादा हो जाता है। कि क्या कि उसमें टेस्टिस है, नहीं टेस्टोस्टेरोन तो नहीं है, बल्कि एंड्रोजन भी एक उसमें भी होता है, फीमेल में भी, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा लड़का वाला लक्षण उसमें भी आ जाता है। तो हार्मोन्स क्या है, एंड्रोजेंस वीक मेल सेक्स हार्मोन। जैसे फंक्शंस में क्या है, तो कंट्रीब्यूट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स, एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजेंस, जो फीमेल है ये एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये एड्रिनल मेडुला अंदर वाला हिस्सा है, वो हार्मोन रिलीज करता है एपिनेफ्रिन, जिसको एड्रिनलिन कहते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको नॉरएड्रेनालिन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है कौन, एड्रिनल मेडुला। कौन कौन सा है, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, यानी एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन। फंक्शन क्या है सर, तो फंक्शन इसके क्या क्या है, कार्य क्या क्या है सर, पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो जब ये रिलीज होता है तो ये आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जरूरत होता है, इमरजेंसी अलर्ट सिचुएशन, जब आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, तो यही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिससे आपकी बॉडी से रिलीज होता है एड्रिनल मेडुला, रिलीज करता है एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन, एंड इमरजेंसी रिस्पांस में आपकी बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे अगर आप डर गए, घबरा गए, तो अचानक से बीपी बढ़ना, है ना, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, ब्रीदिंग रेट सब बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। कैसे, यही एड्रिनलिन बढ़ाता है, जो आपकी बॉडी को बैलेंस करता है, यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन इसको कहते हैं। जब आप डरते हो, घबराते हो, तो आपकी बॉडी में कौन सा रिलीज होता है, एड्रिनलिन। ये इंक्रीज करता है आपके हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड फ्लो टू द मसल्स को, मेटाबोलाइज एनर्जी स्टोर्स इंक्रीजिंग ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स। यस, तो मेटाबोलाइज एनर्जी, है ना, बाई ग्लूकोज और फैटी एसिड्स के माध्यम से प्रिपेयर बॉडी टू रिस्पॉन्ड स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब आप स्ट्रेसफुल या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हो, उस समय पे आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है ना जी। तो ये था आपका प्रॉपर्ली तीनों ग्लैंड्स, यानी एड्रिनल ग्लैंड्स। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा एड्रिनल ग्लैंड को, ध्यान से सुनना। एमसीक्यूज में आज सेट नहीं कर पाया हूं, नेक्स्ट डे करा दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, एड्रिनल ग्लैंड समय नहीं मिल पाया था। एड्रिनल ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड्स हैं, यानी दो होता है, दोनों किडनी के ऊपर होता है, ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, एंड ये अपर पोल्स ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर पाया जाता है। इसके दो हिस्से होते हैं, हर एक ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं। एक होता है कॉर्टेक्स रीजन और एक होता है मेडुलरी रीजन। कॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा है, मेडुलरी बीच वाला हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा है। कॉर्टेक्स के 3 लेयर फर्दर होते हैं, क्या, जीएफआर। पहला है जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना एफ, जीएफआर, एफ फॉर जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा एल्डोस्टेरोन रिलीज करता है, जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, सोडियम पोटेशियम को बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। फिर है जोना फेसिकुलेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज करता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। जोना रेटिकुलरिस जो कि एंड्रोजेंस रिलीज करता है, जो कि वीक मेल सेक्स हार्मोन्स है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल में ये एंड्रोजन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एड्रिनल मेडुला मेनली एपिनेफ्रिन यानी एड्रिनलिन और नॉरएड्रेनालिन रिलीज करता है, जो कि आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ये आपके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है ना।
क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे एंड बहुत बेहतरीन तरीके से अभी तक चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपका रहने वाला है राइट एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विथ डायग्राम। यानी हर साल या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सवाल आते हैं और आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। सो इसलिए इस बार आप लोग प्रिपेयर रहिए अच्छे से, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, दोनों में से कोई एक आएगा। अगर मुझसे पूछा जाए ज़्यादा सर इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा भाई कि आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीमेल वाला है। यानी कि फीमेल से ज़्यादा बार सवाल पूछे गए हैं जो कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ऐसा नहीं कि मेल नहीं पूछा गया। सो मैं दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, यानी कि आज के क्लास से क्वेश्चन कंफर्म है 5 से 8 मार्क्स के। सो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा, ओके। चलो भाई, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है भाई, है कि नहीं। हाँ, तो रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, तो प्रजनन वह प्रक्रिया, रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं प्रजनन। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक मादा और नर आपस में एक संबंध बनाते हैं और अपने जैसी संतति का उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं। हाँ, यानी कि क्या होता है, मेल और फीमेल में आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, देन वो आपस में क्या करते हैं, अपने जैसा ही एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। जैसे इंसान के साथ, लड़का लड़की होता है ना, इंसान के साथ होगा तो बच्चा इंसान होगा, अगर जो बाघ होगा तो बच्चा बाघ होगा, शेर के साथ होगा तो भाई शेर शेरनी के साथ होगा तो शेर होगा, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे, राइट। अब उसमें मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं वन बाय वन। देखो भाई, कह रहा है द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रजनन प्रणाली शरीर के अंगों और उत्तकों का संग्रह है जो कि प्रजनन के लिए जिम्मेदार होती है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि आपके रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ गए बात को, यस। तो वही बोल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स के कलेक्शन है या टिश्यूज के कलेक्शन है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यानी यह वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए व्यक्तित्व का निर्माण होता है उनके माता पिता से। यानी रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसके द्वारा न्यू इंडिविजुअल यानी नए संतति का उत्पन्न होता है, ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से। इन मेल्स इट इंक्लूड्स, मेल्स में क्या क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे मेल में है टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। क्या क्या है, मेल में है, इन मेल इट इंक्लूड टेस्टिस, है ना, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस। ये कुछ है जो कि मेल्स में क्या है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, राइट। हाँ, अगर मैं फीमेल के, वही बोल रहा है पुरुषों में, देखो जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे उसमें अंडकोश है जिसको टेस्टिस कहते हैं, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, लिंग शामिल है यानी पेनिस। तो मैं कहूँगा इस तरीके के हिंदी को अवॉइड करिए। मेन वर्ड जैसे कि आप टेस्टिस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, इस सब चीज़ को प्रॉपर इंग्लिश में ही लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो आपके कॉपी को चेक करेंगे उनको भी इतना इसी के बारे में आइडिया होता है। कोई भी हिंदी में फार्मेसी को बहुत कम ही प्रोफेसर टीचर्स पढ़ के आए हुए होते हैं, कम क्या बोलूँ, ना के बराबर होता है। इन फीमेल्स की मैं बात करूँ, फीमेल्स में इट इंक्लूड्स द ओवरीज, फीमेल्स में ओवरीज होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होता है, वजाइना होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं फीमेल में, ठीक है। यानी फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं उसमें ओवरीज होते हैं, यही ओवरी है जो कि ओवम बनाता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस होता है, सर्विक्स होते हैं, वजाइना होते हैं, राइट। हाँ, तो महिलाओं में इसमें अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय और जो सर्विक्स है और योनि यानी कि वजाइना शामिल होते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस गैमिट, यानी कि जो इनके मेन फंक्शन होते हैं गैमिट को प्रोड्यूस करना। अच्छा सर, गैमिट क्या होता है, गैमिट मतलब होता है युग्मक। युग्मक मतलब क्या होता है सर, तो मेल गैमिट जैसे क्या होता है, स्पर्म होता है। मेल गैमिट क्या होता है सर, तो स्पर्म होता है ना। हाँ, फीमेल गैमिट क्या होता है सर, तो ओवम होता है। तो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य काम है कि गैमिट को बनाना और गैमिट को फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करना, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मुख्य कार्य है गैमिट को बनाना यानी ओवम बनाना, उसके साथ प्रेगनेंसी कंसीव करना एंड फिर बच्चे को यहाँ पर जो भी फीटस बनता है उसको प्रॉपरली मतलब वहाँ पे रहता है और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है ना। तो इट्स मेन फंक्शन एंड फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और ओवम का मिलना। ऐसा थोड़ी होता है कि ओवम मेल के पेनिस में डाला जाता है, नहीं ना, नहीं। तो जो स्पर्म है वो फीमेल के वजाइना में डाला जाता है, वजाइना के द्वारा ट्रांसफर होता है, जिससे वो यूट्रस में जाता है, फिर फेलोपियन ट्यूब में जाता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो ये बोल रहा है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन काम होते हैं गैमेट प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन करना, फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी करना, देन चाइल्ड बर्थ। इसका मुख्य कार्य है जनन कोशिकाओं का निर्माण करना तथा निषेचन, गर्भावस्था और प्रसव को संभव बनाना, ठीक है। अब है एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मेल के बारे में यहाँ से शुरू होता है कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं। चलो भाई पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा देख लो, ठीक है, उसके बाद मैं फिर आगे बताऊंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्यतः क्या होते हैं, सबसे पहले यहाँ बाहर में एक स्क्रोटम दिख रहा है, ये स्क्रोटम क्या है,
तो ये आपका टेस्टिस को एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टेस्टिस होता है। जैसे ये देखो, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें ये 2 टेस्टिस पाया जाता है और बॉडी से ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की ओर होता है। क्यों? ताकि बॉडी से ये टेम्परेचर कम मेंटेन कर सके, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए थोड़ा कम तापमान चाहिए होता है, लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी के इंटरनल बॉडी टेम्परेचर के कंपेरिजन में थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। सो इसलिए टेस्टिस थोड़ा बाहर होता है, ठीक है, स्क्रोटम में। एंड फिर ये टेस्टिस है, मेन गेम यही खेलता है, मेन यहीं पर गैमीट बनते हैं, यानी स्पर्म यहीं बनता है। टेस्टिस के अंदर है आपके एपिडिडिमिस, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर पाया जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आगे मैं बताऊंगा जिसमें क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। और ये एपिडिडिमिस एक ट्यूब है, नलिका है, जो कि हाईली कॉइल्ड होती है और यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म मैच्योर होता है। देन ये जो नलिका दिख रही होगी, ये नलिका है वास डिफरेंस, जिसके द्वारा ये स्पर्म यहीं पर स्टोर होता है, ठीक है। जब क्या कहते हैं, ये सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, यानी कि पेनिस इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होता है, देन यहाँ से क्या होता है, स्पर्म ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ते 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 ये वास डिफरेंस के द्वारा आगे बढ़ते हुए फिर इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस के बाद बीच में कुछ ग्लैंड्स भी मिलते हैं, जैसे सेमाइनल वेसिकल मिले, सेमाइनल वेसिकल से मिलने के बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। एंड इजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, सेमाइनल वेसिकल प्लस यूरेथ्रा, ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रॉपर्ली आगे बढ़ता है एंड फिर ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के साथ क्या होता है, यूरेथ्रा के द्वारा ही यूरिन भी बाहर निकलता है एंड इसी के द्वारा स्पर्म भी बाहर निकलता है। एंड ये पेनिस है, ठीक है। एंड ये ग्लैंड पाया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये पीछे का पोर्शन है, ये एनस है, और ये रेक्टम है, मलाशय है, जहाँ पे मल जमा होता है, ठीक है। हाँ, तो ये होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें मुख्य जो होता है वो सबसे पहले टेस्टिस है। तो एनाटॉमी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी पुरुष प्रजनन प्रणाली की शारीरिक संरचना, सबसे पहला है टेस्टिस, जो कि कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड विद द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर, यानी अंडकोश स्क्रोटम के अंदर स्थित होते हैं, करेक्ट। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यस, यही टेस्टिस है, जिसको मेल गोनैड भी बोला जाता है, मेल गोनैड्स भी बोला जाता है, या फिर गोनैड्स की जगह पे आप ये शब्द, गोनैड मतलब वो होता है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, तो मेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यही है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। बहुत लोगों को लगता है पेनिस है, नहीं, पेनिस तो एक माध्यम है ना, पेनिस एक माध्यम है जिसके द्वारा स्पर्म को बॉडी में फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर किया जाता है। बाकी मेन जो गेम है, गेम चेंजर मोमेंट ये खेलता है, क्योंकि यहाँ स्पर्म बनते हैं। इन केस अगर पेनिस में कोई प्रॉब्लम है, पेनिस में इरेक्शन नहीं आ रहा, पेनिस छोटा है या फिर कुछ भी है, जैसे भी है, फिर भी आप पिता बन सकते हो, क्योंकि आपका टेस्टिस हेल्दी है, स्पर्म बन रहा है। बट अगर टेस्टिस, पेनिस चाहे कितना भी बढ़िया हो, लेकिन अगर टेस्टिस डिफेक्टेड है, उसमें स्पर्म नहीं बन रहा है, तो आप पिता नहीं बन पाओगे। तो इसलिए जो मेल गैमिट, मेनली एक्चुअली गैमिट बनाता है, उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जैसे मेल में टेस्टिस ही स्पर्म बनाता है, सो इसलिए इसको मेल गोनैड्स कहते हैं, याद रखना, एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। एंड एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है, जो मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, राइट। तो रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाता है, एंड द हार्मोन नोन एज टेस्टोस्टेरोन, यानी ये शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं, शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करते हैं, बहुत बढ़िया। फिर है एपिडिडिमिस। एपिडिडिमिस क्या होता है सर, ये एपिडिडिमिस मैंने बताया आपको, ये टेस्टिस के ऊपर एपिडिडिमिस होता है, यहीं पर एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म स्टोर होते हैं, मैच्योर होते हैं, जो स्पर्म बनता है। तो क्वाइल्ड ट्यूब्स होते हैं, ये काफी सारा उलझा हुआ इस तरीके से क्वाइल्ड ट्यूब होता है, ठीक है, अटैच्ड टू टेस्टिस, दोनों तरफ हर एक टेस्टिस से अटैच्ड होता है। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द वास डिफरेंस, यानी ये स्पर्म को मेनली स्टोर करता है एंड जरूरत पड़ने पर ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, कहाँ, वास डिफरेंस में, क्योंकि यहीं से स्पर्म कहाँ जाता है, वास डिफरेंस में जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्म वास डिफरेंस में चला जाता है, तो ये बोल रहा है यहाँ स्पर्म स्टोर होता है एंड फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, वास डिफरेंस में, करेक्ट। हाँ, यानी ये शुक्राणुओं को संग्रहित करता है और उन्हें वास डिफरेंस तक पहुंचाता है। अगर वास डिफरेंस की मैं बात करूं तो ये ट्यूब ऐसी है जो कि आपका ये ट्यूब है जो स्पर्म को कैरी करता है ऊपर से, ठीक है। हाँ, और इसको कैरी करते हुए जाता है और सेमाइनल वेसिकल से मिलता है। जब सेमाइनल वेसिकल और वास डिफरेंस मिल जाते हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट बनता है। क्या बनता है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। और यही वास डिफरेंस है। अगर किसी का वेसेक्टमी होता है, वेसेक्टमी मतलब समझते हो, जैसे मेल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक होता है ना, वेसेक्टमी, वेसेक्टोमी मतलब समझते हो, जैसे नसबंदी जिसको कहते हैं, है कि नहीं। अगर नसबंदी कराते तो एक रेडियो और 1500 रुपये मिलता था, है कि नहीं। हाँ, तो अगर किसी को कराना हो तो बताना मतलब जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, लेकिन ऐसा होता है। वेसेक्टमी की बात करें तो वेसेक्टमी में ये नस को बंद, यही नस को काट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। कौन सा है, वास डिफरेंस को। क्वेश्चन आते हैं, वेसेक्टमी में क्या काटा जाता है, तो वास डिफरेंस को काट करके बांध दिया जाता है, तो उसको वेसेक्टमी कहते हैं, राइट। हाँ, अब ट्यूबेक्टमी होता है जो कि फीमेल में होता है, जिसमें फिलोपियन ट्यूब को काट करके निकाल देते हैं, काट के निकालते नहीं, काट के बांध देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये था एपिडिडिमिस, जहाँ स्पर्म स्टोर हो रहे थे और ट्रांसपोर्ट हो रहा था। अब वहाँ से वास डिफरेंस है। अब ये वास डिफरेंस क्या करता है, तो ये ट्यूब क्या करता है, कैरी करता है, ट्यूब दैट कैरीज स्पर्म फ्रॉम एपिडिडिमिस,
ये एपिडिडिमिस से स्पर्म को लेके जाता है और इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट मतलब क्या हुआ सर, तो ये डक्ट इजैकुलेटरी डक्ट है, ये वास्ट डिफरेंस है। जब सेमिनल वेसिकल्स के साथ मिलता है तो ये इजैकुलेटरी डक्ट में कन्फर्म हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी ये नली एपिडिडिमिस से शुक्राणुओं को इजैकुलेटरी डक्ट तक ले जाती है, करेक्ट। फिर है सेमिनल वेसिकल की मैं बात करूं तो सेमिनल वेसिकल्स आते हैं, एक ग्लैंड है लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द ब्लैडर, यानी जस्ट ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर जहां पे मूत्र जमा होता है, उसके जस्ट नीचे ये ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। देखो ये ग्लैंड है ना, जस्ट ब्लैडर के नीचे है, तो वही ये ग्लैंड है। प्रोड्यूस सेमिनल फ्लूइड, यानी कि स्पर्म तो बनता वहाँ है लेकिन उसके साथ फ्लूइड भी आता है। जैसे स्पर्म निकलता है तो सिर्फ स्पर्म नहीं है, जब इजैकुलेशन होता है उसमें सेमिनल प्लाज्मा भी निकलते हैं, यानी पूरा पूरा आप स्पर्म मतलब होता है इसमें स्पर्मेटोजोआ भी है और सेमिनल फ्लूइड भी है, सेमिनल प्लाज्मा भी है। तो वो सेमिनल प्लाज्मा जो फ्लूइड वाला पार्ट है, जो व्हाइटिश कलर देता है, स्पर्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जो व्हाइट कलर आता है वो इसी की वजह से, क्योंकि यही सेमिनल वेसिकल बनाता है वो, ठीक है। विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्शन फॉर द स्पर्म, जो कि स्पर्म के प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होते हैं। यानी ये सेमिनल द्रव्य बनाती है जो शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा देता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ग्लैंड्स जो जस्ट नीचे होता है, ये भी ग्लैंड्स लोकेटेड बिलो द ब्लैडर, यानी कि ये भी ग्लैंड्स ब्लैडर के पास होते हैं, ठीक है। यह ग्रंथि मूत्राशय के नीचे स्थित होती है। प्रोड्यूसेस प्रोस्टेट फ्लूइड, ये प्रोस्टेट फ्लूइड बनाते हैं। विच इज अ कंपोनेंट ऑफ सीमेन, ये जो कि सीमेन के कंपोनेंट होते हैं। दैट हेल्प्स नरिश एंड प्रोटेक्ट स्पर्म, जो कि सीमन को हेल्प करते हैं नरिश करने में एंड उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, करेक्ट। हाँ, यानी ये प्रोस्टेट द्रव्य बनाते हैं, ये भी प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाते हैं जो वीर्य का भाग है जो कि शुक्राणुओं की रक्षा करता है। फिर आगे में होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जस्ट यूरेथ्रा के पास इस तरीके से, इधर से भी दो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, इसी को कॉपर ग्लैंड कहते हैं, याद रखना, बल्बो यूरेथ्रल को ही कॉपर ग्लैंड कहते हैं। लोकेटेड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड, जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, अगर इस इमेज में दिखाया गया हो तो यहाँ जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, यहाँ पर इसमें नहीं दिखाया गया, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है। प्रोड्यूसेस प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड, यानी इजैकुलेशन से पहले जब पेनिस में इरेक्शन आता है तो हल्का फ्लूइड आता है, तो वो जो फ्लूइड है वो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड है, जो कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कराता है, जो कि यूरेथ्रा को आपका लुब्रिकेट करने का काम करता है। विच लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है एंड यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करता है। यानी ये पूर्व स्खलन द्रव्य बनाती है जो कि मूत्र मार्गों को चिकना करता है और अम्लीयता को कम करता है, करेक्ट। हाँ, अब बात करते हैं एट द एंड पेनिस। पेनिस एक एक्सटर्नल ऑर्गन है थ्रू विच स्पर्म इज इजैकुलेटेड, जिसके द्वारा स्पर्म को बाहर इजैकुलेट किया जाता है, यानी यह बाहरी अंग है जिससे शुक्राणु बाहर निकलते हैं। कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यूज, पेनिस में ऐसा कोई हड्डी नहीं होता जिससे वो टाइट हो जाता है, ऐसा नहीं है, उसमें मसल्स ही होते हैं, लेकिन हाँ कुछ इरेक्टाइल टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन आने पर वो क्या हो जाते हैं, सेक्सुअल एरोजल, यानी कि जब उत्तेजना बढ़ती है तो वो इरेक्शन हो जाता है, यानी कि वो टाइट हो जाता है। तो कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू, क्योंकि उसमें इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, दैट बिकम्स एनॉर्ग्ड विथ ब्लड ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल, यानी जब सेक्सुअल एरोजल होता है, सेक्सुअल उत्तेजना होती है तो उस समय पर क्या होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जाते हैं और वो मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं। इसमें विशेष उत्तक होते हैं जो उत्तेजना के समय रक्त से भर जाते हैं, रक्त से भरने की वजह से वो टाइट हो जाता है, करेक्ट। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, मैंने क्या क्या बताया एक बार ध्यान से सुनना, और आप लोगों के साथ मैं इसको रिपीट करना चाहूंगा। वन लाइनर की तरह मैं कुछ सवाल करूंगा, आप जवाब देते चलना। मैं जानता हूं 10% समझ में आया होगा, बाकी सब पार हो गया होगा। एक बार सुन लिया ना पूरी कहानी, अब इसको वन लाइनर के तौर पर मैं शुरू से एक्सप्लेन करूंगा, इसको जवाब देते चलना, राइट। हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैं बता रहा हूँ जिसमें आपके ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं किससे संबंधित, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्शन के लिए। ऐसा लिखोगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कलेक्शन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज है, यानी इसमें ऐसे ऑर्गन्स और टिश्यूज शामिल हैं जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, रिप्रोडक्शन के लिए। आपका सवाल है सिर्फ जवाब देना, ठीक है। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए, रिप्रोडक्शन क्या है सर, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे मोदी जी ने कहा था ना, मैं एक बायोलॉजिकल मैन नहीं, मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, है ना। तो भगवान क्या वो इंटरनेट से डाउनलोड हुए थे, वो भी तो बायोलॉजिकल ही में हुए होंगे जी, माता पिता से ही ना उनका भी जन्म हुआ होगा। तो कुछ वो सब जुमला है, कहने का मतलब यह है कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल बनता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी अपने माता पिता से एक नई संतति का उत्पन्न होता है। मेल्स की मैं बात करूं, है ना, हाँ, इन मेल्स इट इंक्लूड्स टेस्टिस, मेल में क्या क्या होता है सर, टेस्टिस होता है। तो अब लड़का एक बोला था, हम जब पढ़ा रहे थे तो वो बोला कि सर हम भूल जाते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन होता है। हम बोले तुम भूल जाते हो, नहीं तुम भूल जाते हो अरे भाई भूलने वाली बात है इसमें, बताओ यार, है इसमें कोई भूलने वाली बात है? मतलब हमको तो लग रहा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में देख लो भाई, अब टेस्टिस क्या गो होता है, एग्जाम में सवाल आ गया क्या गो टेस्टिस होता है। अब उसमें बोल रहा है कि सर आप तो नहीं पढ़ाए थे क्या गो टेस्टिस होता है। हम बोले भाई गिन लेते, दिक्कत क्या था देखो लड़का ऐसा बोले कि हम भूल जाते हैं सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन है तो फिर तो दिक्कत है कि नहीं। हाँ, तो नहीं भूलना है भाई, भूलोगे तो गिन लेना यार, क्या दिक्कत है। हाँ, टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, प्रोस्टेट ग्लैंड है एंड पेनिस पाया जाता है, करेक्ट। हाँ, अगर मैं बात करूं फीमेल में, तो फीमेल में होते हैं ओवरीज, यानी अंडाशय, जिसको फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। बताओ ओवम कौन बनाता है सर, तो यही बनाता है, ओवरी ही बनाता है। फेलोपियन ट्यूब,
है ना। ये फेलोपियन ट्यूब ओवेरियन ट्यूब भी कहलाता है, जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि आगे पढ़ेंगे आप। यूट्रस गर्भाशय, जिसको माँ का कोख कहा जाता है, जहां पर बच्चा पलता है ना। हाँ, सर्विक्स एंड वजाइना आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर इट्स मेन फंक्शन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन काम है गैमिट को प्रोड्यूस करना। फीमेल गैमिट क्या होता है सर? ओवम होता है। कौन बनाता है? ओवरी बनाता है। और यहाँ क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होते हैं, प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है ना। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो टेस्टिस। टेस्टिस कहां होता है, क्या होता है? टेस्टिस मेल गोनेड्स होता है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो जस्ट स्क्रोटम के अंदर में लोकेटेड होता है। स्क्रोटम मतलब है कि अंडकोश होते हैं, उसके अंदर लोकेटेड होता है। पूछेगा क्यों? तो सर बॉडी टेम्परेचर से कम मेंटेन करने के लिए, ठीक है। स्क्रोटम लगभग कितना 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डाउन करके रखता है, जिससे कि अच्छा से क्या हो सके? स्पर्म प्रोडक्शन हो सके। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि स्पर्म बनाने के लिए। एंड हार्मोन कौन सा बनाता है बताओ? कौन सा हार्मोन बनाता है बताओ? वन लाइनर की तरह पढ़ाऊंगा, बताओ। स्पर्म कहाँ बनता है? टेस्टिस में बनता है। और कौन से हार्मोन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन बनाता है। तो शायद आपको कुछ चीजें याद रहे तो आप एग्जाम में लिख पाओ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप एक डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, हो सके कुछ इजी डायग्राम होते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा गूगल पर करके देखता हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई इजी डायग्राम मिल जाए तो मैं लगा देता हूं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इजी डायग्राम देखता हूँ भाई, कोई इजी डायग्राम हो जो कि इजीली बन जाए, है ना, जो कि आप लोगों के लिए इजी बन जाए, तो मैं थोड़ा सा वो लगा देता हूँ, थोड़ा इजी वाला। यही मुझे इजी लग रहा है जी, यही मुझे इजी लग रहा है ना। चलो मैं इसको ऐड कर देता हूँ और इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। करेक्ट। चलो गाइस, तो ये देखो आपका बनाया हुआ है कि कहते हैं पेंसिल से। तो यहाँ पर आपका दोनों तरफ क्या दिखाया गया है? टेस्टिस दिखाया गया है। टेस्टिस के बाद यहाँ पे देखो ये जो कॉइल्ड ट्यूब्स दिख रहा है ना, ये कॉइल्ड ट्यूब, ये क्या है? एपिडिडिमिस है, एपिडिडिमिस कहलाता है। और एपिडिडिमिस से जो ये ट्यूब जा रहा है ऊपर, ये क्या कहलाता है? आपका वास डिफरेंस कहलाता है। वास डिफरेंस कुछ इस तरीके से ब्लैडर की ओर चढ़ते हुए आता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। जब सेमिनल वेसिकल के साथ मिलता है तो ये यहाँ पर जस्ट नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। उसके नीचे जस्ट ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, तो छोटा सा देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। फिर ये यूरेथ्रा है, देखो ये यूरेथ्रा है, और यूरेथ्रा के द्वारा यूरिन बाहर आता है, स्पर्म भी बाहर आता है। जस्ट लाइक दैट इधर भी वही चीज़ें हैं, देखो ये वास डिफरेंस है। एंड आपको इस तरीके से कंटिन्यू होता है। एंड ये पेनिस है, और ये टेस्टिस है, यूरेथ्रा है, और ये यूरेटर है दिखाया गया, और ये ब्लैडर है। तो इस डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को? बताओ सर, अगर वास डिफरेंस काट दिया है तो यूरिन पास आउट होगा कैसे होगा? तो भाई यूरिन के पास होने के लिए इसका कोई जगह ही नहीं, यहाँ से वास डिफरेंस बताओ यार आप। चलो अच्छा डाउट है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये वास डिफरेंस जो ट्यूब आप दिख रहे हो, ये जो वास डिफरेंस का आप ट्यूब देख रहे हो, ये किसके लिए है? यहाँ पे यूरिन बनता है क्या? नहीं ना, ये तो यहाँ तो बनता है क्या? यहाँ तो बनता है स्पर्म। तो स्पर्म के लिए ना, तो एक्चुअली जब वेसेक्टमी होती है, यानी ये कट कर दिया जाता है, तो वेसेक्टमी में ऐसा नहीं स्पर्म बनता नहीं है, स्पर्म बनता भी है, बट यहाँ से जाने के बाद यहाँ से जैसे रिलीज होता है, ये आगे नहीं बढ़ पाता है। इजेकुलेशन भी होता है, बट स्पर्म नहीं निकलता है उसमें, उसमें सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा निकलते हैं, जो कि आपका ये जो होता है ना, देखो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसकी वजह से जो ये दोनों प्रोस्टेट ग्लैंड और जो सेमिनल वेसिकल है, जो सेमिनल फ्लूइड बनाता है, वही बस निकलता है, स्पर्म यहीं रुक जाता है, ठीक है। और यूरिन को पास करने की बात रही, तो यूरिन तो ये ब्लैडर है, ब्लैडर के जस्ट नीचे ही यूरेथ्रा है, तो यहाँ से निकल जाएगा ना, तो यूरिन के लिए तो कोई रुकावट है नहीं। और ये पेनिस है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब है आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या नेक्स्ट है को। अब ये डायग्राम बना देना। एपिडिडिमिस क्या है सर? ये क्वाइल्ड ट्यूब है, यही एक क्वाइल्ड ट्यूब है जो यहाँ पर दिखाया गया। ये देखो ये एपिडिडिमिस होता है, ये मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये देखो एपिडिडिमिस है। जो ये एपिडिडिमिस है, यहीं पर स्पर्म स्टोर होता है, मैच्योर होता है। ये क्वाइल्ड ट्यूब है जो कि टेस्टिस से अटैच्ड होता है, यहीं पर स्टोर होता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को कहाँ? वास डिफरेंस में, ठीक है। हाँ, एंड वास डिफरेंस क्या करता है? ट्यूब कैरी करता है एपिडिडिमिस टू इजैकुलेटेड डक्ट, यानी एपिडिडिमिस से स्पर्म को इजैकुलेटेड डक्ट तक पहुंचाने का काम करता है वास डिफरेंस। सेमिनल वेसिकल जस्ट ग्लैंड है, जो कि जस्ट ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है। देखो ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर आपको दिख रहा है, ये ब्लैडर है, ब्लैडर के नीचे जस्ट ये ग्लैंड होता है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। हाँ, ये आपके सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स लोकेटेड नियर द बेस ऑफ ब्लैडर, जस्ट ब्लैडर के नीचे होता है। प्रोड्यूसेस सेमिनल फ्लूइड, जो कि सेमिनल फ्लूइड बनाता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन फॉर द स्पर्म, और स्पर्म के प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है। अब मैं प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करूं तो ग्लैंड्स लोकेटेड बिलो द ब्लैडर, जस्ट ब्लैडर के नीचे होता है, एंड प्रोड्यूसेस प्रोस्टेट फ्लूइड, जो कि प्रोस्टेट फ्लूइड बनाता है, जो कि कंपोनेंट है सीमेन का, ठीक है।
मैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं भाई, तो कॉपर्स ग्लैंड के नाम से जानते हैं। जस्ट ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होता है, ये प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड बनाता है जो कि लुब्रिकेट करता है यूरेथ्रा और न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को। पेनिस क्या है सर, पेनिस एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि स्पर्म को इजैकुलेट इसी माध्यम से होता है, एंड इसमें कुछ इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जो कि एंगॉर्ज हो जाता है। एंगॉर्ज मतलब है थोड़ा सा वो इरेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एरोजल ड्यू टू ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्लड से वो भर जाता है, ठीक है। हाँ, अब चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया हो तो एक बार कमेंट में दिल बनाना। भाई ये अभिजीत है कौन भाई, ये अभिजीत है कौन, क्या हो गया भाई, काहे का क्लास में तुम अब्यूजिव वर्ड का यूज कर रहे हो भाई। रुक जाओ यार, रुक जाओ। पहली बात तो मैं यहाँ से ब्लॉक करूँगा और आपको क्रैश कोर्स से निकलवाऊंगा। मैंने पहले बताया था मेरे क्लास में कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल करेगा, यही है ना अभिजीत कुमार जी, रुक जाओ। और नो रिफंडेबल पॉलिसी है, कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। फिर से ज्वाइन करोगे फिर से निकालेंगे, जितनी बार ज्वाइन करोगे उतनी बार निकालेंगे, एक बार भी आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। और मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूँ, कोई बच्चा ऐसा हरकत ना करें, कोई भी अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज़ करेगा क्लास में, ठीक है। जस्ट मैं डाल दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। ग्रुप में मैंने डाल दिया, मॉर्निंग तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी, टेंशन ना लो। अभी थोड़ा एक फंक्शन है तो सारे लोग फंक्शन में बिजी होंगे, मैं शादी में गया नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था हमारे देव भाई की शादी है, तो चूंकि क्लासेस छूट जाती थी इसलिए शादी में मैं गया नहीं। मॉर्निंग तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी, खैर मैंने अभी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। कोई भी अपशब्द एब्यूजिव वर्ड यहाँ नहीं चलेगा। चलो भाई, गाली लिख रहे हैं यार कमेंट में, क्या हद करते हो यार, कहाँ से माता पिता यही संस्कार देके भेजे हैं यार। चलो एनाटॉमी ऑफ, भाई कोई भी है, नहीं लिखना है, कुछ भी हो जाए, गाली जैसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है। चलो अच्छा से ध्यान से सुनना, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, महिला प्रजनन प्रणाली की शारीरिक संरचना, जिसमें आपके ओवरीज होते हैं। ओवरीज हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, सेंट्रल फार्मेसी ऐप को कैसे लैपटॉप में डाउनलोड करें वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। ओवरीज की मैं बात कर रहा हूं, तो ओवरी क्या है भाई, ये एक पेयर्ड ऑर्गन है लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, जो कि यूट्रस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं, इधर भी, ठीक है। हाँ, ये जोड़ीदार अंग होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। हाँ, ये अंडाणु और महिला हार्मोन बनाने का काम करते हैं। फिलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं तो एक्सटेंडेड फ्रॉम ईच ओवरी टू द यूट्रस, यानी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो ये देखो आपका ओवरीज है, ठीक है। हाँ, एक बार चलो आप लोगों के डाउट क्लियर करते हैं, एक बार कमेंट में दिल बना देना, देन मैं आगे कंटिन्यू करूंगा चैट ऑफ करके, ठीक है। भाई किसी को भी गाली दे, कुछ भी दे, कुछ नहीं, कोई गाली वाला वर्ड यहाँ पे अलाउड नहीं है मेरे सामने, खास कर मेरे नज़र में आ गया तो भाई। चलो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ होता है क्या, ओवरीज। सबसे पहले यहाँ क्या होता है, ओवरी, और ओवरी के बाद यहाँ क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब। यहाँ क्या होता है, फिलोपियन ट्यूब, करेक्ट। हाँ, अब ये जो आपके ओवरीज हैं, ये सबसे पहले देखो आपको मैं बताता हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही ओवरी है जहाँ ओवम बनता है, ठीक है। ये बाहर से अगर देखी बात करें तो ये वजाइना है, ये भी सर्विक्स वाला एरिया होता है, ये सर्विक्स का एरिया होता है इतना दूर तक, फिर अंदर में यूट्रस है, और फिर ये यूट्रस दोनों तरफ, इधर आपका ओवरी है और ये फेलोपियन ट्यूब है, ये देखो फेलोपियन ट्यूब है। यही वाला डायग्राम आपके एग्जाम में बनाना है, यही वाला डायग्राम एकदम पक्का, तो आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओवरीज पेयर्ड ऑर्गन्स होते हैं जो आइदर साइड ऑफ द यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग्स, जो कि एग प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। फेलोपियन ट्यूब की मैं बात करूं तो एक्सटेंडेड फ्रॉम ईच ओवरी ऑफ दैट यूट्रस, यानी कि दोनों तरफ कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि ओवरी से यूट्रस तक कनेक्टेड होता है। वेरी गुड। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होते हैं, यही एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो ये आपका हो गया, यहीं पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है। वेयर स्पर्म मीट्स द एग, यानी यह निषेचन का स्थान है जहाँ शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं।
फिर यूट्रस की मैं बात करूं तो पियर शेप्ड ऑर्गन्स है, पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, नाशपाती के आकार का जस्ट ऑर्गन है, लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन, जस्ट पेट के नीचे होता है, यानी ये निचले पेट में स्थित नाशपाती के आकार का अंग है। प्रोवाइड्स नरिशिंग इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट फीटस, यानी ये भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है, यानी ये जो भ्रूण है यानी फीटस के डेवलपमेंट के लिए यहीं पर फीटस का डेवलपमेंट होता है, यूट्रस में ही, ठीक है। फिर है सर्विक्स, यूट्रस और सर्विक्स, जो यूट्रस के नीचे सर्विक्स होता है, देखो यूट्रस के नीचे ये यूट्रस है, इसके नीचे सर्विक्स होता है, फिर वे वजाइना होता है। ये जो सर्विक्स है लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस है, पोर्शन का यूट्रस का निचला हिस्सा होता है जो कि कनेक्ट करता है वजाइना को, गर्भाशय का निचला भाग है जो योनि से जुड़ता है। प्रोड्यूसेस म्यूकस, ये म्यूकस बनाता है, दैट हेल्प्स स्पर्म ट्रैवल, स्पर्म को ट्रैवल करने में मदद करता है, एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पैथोजन, और पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है, यानी यह म्यूकस बनाता है जो शुक्राणुओं की मदद करता है और संक्रमण से बचाता है। वजाइना की मैं बात करूं तो मस्कुलर ट्यूब है वजाइना, दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स टू द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यानी यह एक मांसपेशीय नली है जो गर्भाशय ग्रीवा से बाहर भाग तक जाती है, यानी ये जो वजाइना है ये आपका, ये जो वजाइना है ये एक मस्कुलर ट्यूब है ना, जो कि बाहर से अंदर सर्विक्स तक कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये रिसीव करता है पेनिस एंड एक्ट्स एज अ बर्थ कैनाल, याद रखना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स यहीं पर पेनिस, वजाइना ही पेनिस को रिसीव करता है, एंड इसी के द्वारा यही बर्थ कैनाल भी बनता है, यानी बच्चे का जन्म भी इसी रास्ते के द्वारा होता है, ठीक है। हाँ, यानी ये संभोग के दौरान लिंग को ग्रहण करती है और प्रसव मार्ग भी कार्य करती है, यानी चाइल्ड बर्थ के लिए भी बर्थ कैनाल भी बनाने का काम करती है। उसके बाद है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो बाहर से दिखता है, जैसे कि इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओपनिंग, ये सारी चीजें होती हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती हैं। शायद यहाँ पर नहीं ऐड किया हुआ है तो मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि क्या होता है लेबिया मेजोरा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होता है आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, यस। ये देखिए, तो ये है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि बाहर से दिखता है। मेन है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है। बाहर से जो दिखता है उसको एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं, जो कि वल्वा के नाम से जाना जाता है, जिसमें आपके मोन्स प्यूबिस आते हैं। मोन्स प्यूबिस वो पोर्सन है जहां पर हेयरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं। फिर मैं बात करूं लेबिया मेजोरा, तो ये लेबिया मेजोरा स्किन फोल्डेड पार्ट है, जो आउटर स्किन फोल्डेड पार्ट होते हैं वो लेबिया मेजोरा होता है, और इनर स्किन फोल्डेड पार्ट जो होते हैं वो लेबिया माइनोरा होते हैं। जस्ट इधर भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। एंड उसके बाद यहाँ पे 3 ऑरिफिसेस होते हैं, 3 ऑरिफिस मतलब है 3 ओपनिंग होती हैं। एक होता है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के द्वारा क्या बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है। एंड वजाइनल ओपनिंग के द्वारा क्या होता है भाई, बर्थ कैनाल होता है, इसी के द्वारा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आते हैं, इसी के द्वारा बच्चा का जन्म होता है, इसी के द्वारा आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। एंड ये एनस है, एनस के द्वारा मल पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। हाँ, एंड वजाइना और एनस के बीच में जो स्पेस होता है वो पेरेनियम कहलाता है, वो पेरेनियम कहलाता है, करेक्ट। हाँ, और ये हाइमेन क्या है सर, तो ये एक पतली सी मेम्ब्रेन है जो वजाइना को पार्शियली कवर करती है, कंप्लीटली नहीं पार्शियली कवर करती है, जो कि आपके क्या कहते हैं, एक ट्रांस मेम्ब्रेन होता है, एक पतला सा परत होता है जो कि वजाइना को एक तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एंड फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। हाँ, या फिर किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी ये ब्रेक हो जाता है। इट इंक्लूड्स लेबिया मेजोरा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपके लेबिया मेजोरा होते हैं, मैंने बताया, ये देखो लेबिया मेजोरा है, फिर लेबिया माइनोरा है, फिर क्लाइटोरिस है। क्लाइटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्लाइटोरिस जस्ट यूरेथ्रा के टॉप पर होता है, जस्ट यूरेथ्रा के टॉप पर होता है, जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि ये पेनिस जिस मसल से बना हुआ है ना, ग्लांस पेनिस, पेनिस का अगला हिस्सा, वही वाले मसल्स यहाँ पे भी होते हैं, नर्व्स यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, जिससे यहाँ से सेंसेशन आती है, ठीक है। हाँ, और फिर मैं बात करूँ वजाइनल ओपनिंग, यानी ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और योनि द्वारा शामिल है। प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी ये आंतरिक प्रजनन अंगों की रक्षा करने का काम करते हैं, करेक्ट। हाँ, तो इस तरीके से आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होते हैं। एक बार चलो इसको रिपीट करते हैं, रिवीजन करते हैं आप लोगों के साथ, आप लोग जवाब देते चलना वन लाइनर की तरह, देन मैं फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स को करा दूंगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है सर, तो ओवरीज आते हैं, सबसे पहले ओवरीज आता है। ओवरी क्या है सर, लोकेटेड होता है दोनों यूट्रस के साइड में, तो ये पेयर्ड ऑर्गन है, पहली बात, दोनों दो गो होता है, और आइदर साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड में है, यूट्रस के, है ना, दोनों साइड में होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग, ये किसके लिए होता है, एग, एग मतलब ओवम, ओवम बनाता है। एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, अब कोई पूछेगा फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आप लोग जवाब देना, मेरे साथ बोलो, मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, 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 एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो कि आपके फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं। अगर मैं फेलोपियन ट्यूब की बात करूं तो ये आपके एक्सटेंडेड फ्रॉम ईच ओवरी टू यूट्रस, यानी हर एक ओवरी से 2 ओवरी है, दोनों तरफ से यूट्रस तक कनेक्टेड होता है। एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होते हैं, इसी के एम्पुला वाले पार्ट में फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब के भी हिस्सा होता है, जिसमें आपका यहाँ पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वेयर फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, तो ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जहाँ पर स्पर्म एग से मिलते हैं, ठीक है। यूट्रस क्या है सर, तो
पियर शेप्ड ऑर्गन है, हल्का सा नाशपाती के आकार का अंग है जो जस्ट पेट के नीचे होता है, एंड प्रोवाइड्स नरिशिंग एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग फीटस। यानी जो भी डेवलपिंग फीटस होता है, जो डेवलपिंग भ्रूण होता है, जो आपका भ्रूण होता है, उसके लिए डेवलपमेंट यहीं पर जगह होता है। माँ का कोख, इसको मदर वम्प भी कहते हैं, यहाँ पर एक्चुअली बच्चा डेवलप होता है, 9 महीने तक रहता है। एंड फिर सर्विक्स क्या है सर, जस्ट यूट्रस के नीचे का एरिया सर्विक्स कहलाता है, सर्वाइकल कैनाल है ये, यहीं से ये सर्विक्स है, और फिर ये वेजाइना है, ठीक है। तो जस्ट यूट्रस के नीचे होता है ये सर्विक्स। देखो लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस जो कि वेजाइना को कनेक्ट करता है, एंड प्रोड्यूसेस म्यूकस, जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो कि स्पर्म के ट्रेवल करने में मदद करता है, एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द पैथोजन, पैथोजन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वजाइना की मैं बात करूं तो वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है, मांसपेशीय ट्यूब है, एक मांसपेशीय नली है जो कि सर्विक्स को एक्सटर्नल मतलब एक्सटेंड्स फ्रॉम सर्विक्स टू एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यानी सर्विक्स से बाहर की ओर तक खुला रहता है, ठीक है, एक ओपनिंग है, और यही पेनिस को रिसीव करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब बच्चे के जन्म को जो होता है प्रोसेस इसी के द्वारा होता है, इसी ओपनिंग के द्वारा। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वजाइनल ओपनिंग, ये सब आते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा है, लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये मॉन्स प्यूबिस जहां पे फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं। क्लाइटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरेथ्रा, मेल में यूरेथ्रा से ही स्पर्म और ओवम दोनों आता है, जबकि फीमेल में इससे सिर्फ यूरिन आता है। फीमेल में ये वजाइनल ओपनिंग अलग है जिसके द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आते हैं, एंड उसके साथ बर्थ कैनाल भी बनता है। एनस के द्वारा डिफिकेशन प्रोसेस यानी मल पदार्थ का त्याग किया जाता है, एंड पेरिनियम इज द स्पेस बिटवीन वजाइना एंड एनस, एंड हाइमन इज द पार्शियल मेम्ब्रेन ऑन द वजाइना। चलो भाई क्वेश्चंस कर लिए, मतलब प्रॉपर्ली हम लोगों ने प्रॉपर पढ़ लिया, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। चलो ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इससे इजी डायग्राम नहीं होता ना भाई, ये तो बहुत इजी डायग्राम है, इसमें है क्या, इसको बनाने में कुछ नहीं है, इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, मैं तो बस ऐसे ही बना देता हूँ। देखो ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, इसमें थोड़ी दिमाग लगाना है उतना, सॉरी इसमें ये आपका यूट्रस है, फिर ये सर्विक्स है, फिर वजाइना, ये वजाइना है, थोड़ा सा मेरे डिजिटल पेन से बना रहा हूँ। यहाँ ओवरी है, इसको ऐसे थोड़ा सा पतला कर दो, ये ओवरी है, ओवरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ है, हो गया। और क्या, थोड़ा इसी टाइप बनाना, देख लेना गूगल वगैरह से करके लगा लेना अगर आपको लग रहा है कोई इजी डायग्राम, तो हैंडमेड डायग्राम यानी हाथ से बना हुआ डायग्राम। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है बताओ। ओवरी, क्या ओवरी नहीं, ओवरी तो फीमेल में है, यूट्रस नहीं ये फीमेल में है, टेस्टिस, यस टेस्टिस, आंसर सी सही कर रहे हो। टेस्टिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेस्टिस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग प्रोडक्शन, स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, हार्मोन स्टोरेज या फर्टिलाइजेशन। तो टेस्टिस है एग प्रोडक्शन, एग मतलब होता है ओवम, ओवम तो ओवरी बनाता है, ये नहीं होगा। स्पर्म यस, और टेस्टोस्टेरॉन बनाता है, वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, एंड फेलोपियन ट्यूब में भी कहाँ पे सर, एम्पुलरी रीजन में, एम्प्यूला पार्ट में, इसका एम्प्यूलर बीच वाला पार्ट होता है, वाइड पार्ट होता है, वहीं पर होता है। पेनिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पेनिस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एग फॉर्मेशन, यूरिन स्टोरेज, इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन ओनली, बताओ। तो पेनिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पेनिस किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो पेनिस है इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म के इजैकुलेशन के लिए, एग फॉर्मेशन ओवरी करता है, यूरिन स्टोरेज ब्लैडर करता है, यूरिनरी ब्लैडर, फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में, करेक्ट। वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड, टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है, एब्डोमेन में, क्या पेट में होता है, पेल्विक कैविटी में, यूट्रस में, या फिर स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम में, स्क्रोटम में, करेक्ट। हाँ, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होते हैं, सर्विक्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, फेलोपियन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन होते हैं फेलोपियन ट्यूब में, कहाँ होते हैं, फेलोपियन ट्यूब में, आंसर डी। विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस ओवा, यानी ओवा मतलब है ओवम यानी एग, एग कहाँ बनता है, तो ओवरी में बनता है, कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है, करेक्ट। हाँ, ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूसेस, ओवरी और क्या बनाते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, बाइल। तो मैंने बताया था ओवरी कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन भी बनाते हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी आता है, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 करने वाले हैं, एंड इसके साथ मात्र 5 क्वेश्चंस बचेंगे, एंड छोटी छोटी क्लासेस आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसको कवर करने में दिक्कत ना हो। कुछ लोग इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, वो लेक्चर को 1.5x के स्पीड पे देख सकते हैं, 1.25x के स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे उनका लेक्चर जल्दी खत्म हो, ठीक है। हाँ, यानी एक क्लास एक क्वेश्चन कवर होता जा रहा है, और एक क्वेश्चन मतलब आप समझ लो 5 नंबर का आपका तैयारी होता जा रहा है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 20 क्लास आपकी हो जाएगी टॉप 20 क्वेश्चन में, तो 20 पंचे 100 नंबर के तो पेपर भी नहीं होते, तो कुछ ऐसे भी पार्ट है जहाँ से सवाल नहीं बनेंगे, लेकिन वो हमको भी नहीं पता कहाँ से सवाल नहीं बनेगा, नहीं आपको पता है। तो आप मान के चलो कि जो हर एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपको देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट इन डिटेल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मासिक धर्म की शारीरिक क्रिया के बारे में विस्तार से लिखें। क्या होता है सर मासिक धर्म, क्या होता है मेंस्ट्रुएशन। तो देखो भाई मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, ये एक साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल भी कहते हैं, जो कि फीमेल में होता है। देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, मेंस्ट्रुएशन को ही पीरियड्स कहते हैं, आम भाषा में इसको क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, ठीक है। मासिक धर्म कहते हैं, महीना कहते हैं, जो कि महिलाओं में होता है, फीमेल में होता है, और ये फर्टिलिटी का पहचान है। अगर किसी महिला में ये मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है या नहीं स्टार्ट हुआ है या फिर होना बंद हो गया है, तो वो महिलाएं फिर इनफर्टाइल हो जाती हैं। इनफर्टाइल इट मीन्स वो कह सकते हो वो अब बच्चे पैदा नहीं कर सकती हैं।
एक लड़की है जो यंग एज में आती है, प्यूबर्टी के एज में आती है, तो उसमें 10 से 12 साल की उम्र में, 12 से 14 साल की उम्र में फर्स्ट पीरियड्स आते हैं। 12 से 14 साल की उम्र में फर्स्ट पीरियड्स आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनार्की कहते हैं, मिनार्की, है ना, जो कि फर्स्ट पीरियड होता है। याद रखना, यहाँ से भी सवाल आए हुए हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं, मैं पीरियड लिख दे रहा हूँ फर्स्ट, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 14 साल की उम्र में आता है, जो कि मिनार्की कहलाता है, एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ फर्टिलिटी। यानी कि यहाँ पे देखा जाता है कि फिर वो लड़की भविष्य में माँ बन सकती है, क्योंकि यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, जो कि ये कितने दिन का साइकिल होता है मेरे दोस्त, 28 दिन का साइकिल होता है। यही 28 दिन के साइकिल के बीच में आपका ओव्यूलेशन होता है, एंड ये ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है, जो आपके अंडाणु है वो बाहर निकलते हैं, है ना, जो ओवरी से अंडाणु है वो बाहर निकलते हैं, एंड ये अंडाणु फिर शुक्राणु से मिलता है, यानी ओवम स्पर्म से मिलता है, तो फर्टिलाइजेशन होते हैं। तो यही मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस के दौरान आपका एग बनता है। समझ रहे बात को? यस। वैसे अगर मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो पिता बन पाएगा क्या? नहीं। वैसे फीमेल में एग नहीं बनेगा तो वो मां नहीं बन पाएगी। तो एग बनने का जो प्रक्रिया है वो यही मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान होता है। 28 दिन का साइकिल होता है। इंडिविजुअली जो होता है आपके 12 से 14 साल की उम्र में तकरीबन वेरी करता है, जैसा खान पान रहन सहन, जितना अच्छा आहार मिलेगा उस हिसाब से उतनी जल्दी आती है पीरियड्स। तो 12 से 14 साल की उम्र में जनरली फर्स्ट पीरियड आते हैं, जिसको मिनार्की कहते हैं, एंड लास्ट पीरियड आते हैं किस उम्र में, तो लास्ट पीरियड्स होते हैं 40 से 45 साल की उम्र में। फीमेल्स आफ्टर 40 टू 45 ईयर्स उनके लास्ट पीरियड्स आ जाते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है, मीनोपॉज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मीनोपॉज कहलाता है, जो कि लास्ट पीरियड होता है। लास्ट पीरियड के बाद उसके बाद वो महिला मां नहीं बन सकती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है पुरुष जीवन भर जवान रहता है, बुढ़ारी तक, भले वो खड़ा हो पाए ना हो पाए, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को जन्म दे सकता है ना। हाँ, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन ऐसा नहीं है, एक बार शुरू होता है, यानी उसका भी प्यूबर्टी एज में ही स्टार्ट होता है, 10 से 12 साल की एज में स्पर्म प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, तो वो जीवन पर्यंत बनता ही रहता है स्पर्म, ठीक है। हाँ, इसीलिए कहा जाता है मेल कभी बूढ़ा नहीं होता, लड़का कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी पिता बन सकता है। खैर, ये अभी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंस्ट्रुएशन है। तो मैं आप लोगों को कुछ ऐसे फैक्ट्स बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में, कुछ लोग बोले सर पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, तो स्टोरी के तरीके से समझे रहोगे तो आपके एग्जाम में अगर मेंस्ट्रुएशन के बारे में आ गया तो ऐसा नहीं सोचना है कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, आपको जो आता है 1 बाय 1 पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखते चलो, है ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए। तो मेंस्ट्रुएशन को रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, जो कि आपके फर्टिलिटी का एक आइडेंटिटी का मतलब कह सकते हैं, फर्टिलिटी का एक पहचान है। तभी फर्टाइल होगी महिला, यानी कि वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं, गर्भधारण कर सकती हैं। एंड पहला पीरियड 12 से 14 साल की उम्र में होता है, जिसको मिनार्की कहते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना है। एंड लास्ट पीरियड्स जो होते हैं वो कब आते हैं, तो वो 40 से 45 साल की उम्र में होते हैं, जो कि आपके मीनोपॉज कहलाते हैं। करेक्ट। आफ्टर मीनोपॉज वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती हैं। एंड ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का आइडियली माना जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअली हर महिलाओं में ये वेरी करता है, किसी में 27 दिन का तो किसी में 30 दिन का, तो आप समझ सकते हो कि 26 से 33 दिन तक का हो सकता है। चलो अब देखते हैं ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, तो मेंस्ट्रुएशन इज आल्सो नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यस, मेंस्ट्रुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी मासिक धर्म, जिसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। यह एक जटिल शारीरिक प्रक्रिया है जो प्रजनन आयु की महिलाओं में होता है, सारी महिलाओं में नहीं होता, जो रिप्रोडक्टिव एज में होती है। एंड रिप्रोडक्टिव एज कब कहलाता है, तो जो महिलाएं जब पहले पीरियड आ जाती हैं, जैसे 10 से 12 साल की उम्र में, 10 से 12 नहीं 12 से 14 लिखो, ज्यादा बेटर लगेगा। 10 साल में बहुत रेयरली होता है, लेकिन 12 से 14 साल में कॉमनली आ ही जाता है, ठीक है। तो 12 से 14 साल की उम्र से स्टार्ट होता है ये रिप्रोडक्टिव एज, जब पीरियड पहले आते हैं, एंड जब तक वो लास्ट पीरियड 40 से 45 साल, इस बीच के पीरियड को रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। तो ये बोल रहा है मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में होता है। रिप्रोडक्टिव एज वो एज होता है जब वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है। इट इन्वॉल्व्स द साइक्लिक सेटलिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम, एंड रिलीज ऑफ एन एग, ओव्यूलेशन इन प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यानी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेनली होता क्या है, तो इट इन्वॉल्व साइक्लिक सेटिंग ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, यानी यूट्रस का जो आपका लाइनिंग है, जैसे मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस जो होता है, आपको मैं अगर एक यूट्रस के डायग्राम्स के अगर यहाँ पे दिखाया गया तो यहाँ मैं दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है और ये फेलोपियन ट्यूब है इस तरीके से, यहाँ ओवम है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ओवरी है, ठीक है। तो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, तो सबसे इनर लाइनिंग जो होती है ना, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। सबसे इनर लाइनिंग को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो एक्चुअली हर महीने यही एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग जो है वो टूट टूट करके गिरता है, वही टूट टूट के गिरता है, जिसको ब्लीडिंग कहते हैं, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। हर महीने ये चीजें होती हैं, साइक्लिक होती हैं। साइक्लिक मतलब हुआ इस महीने हुआ तो फिर अगले महीने भी होगा, हर महीने पीरियड्स आते हैं, और यही एंडोमेट्रियल लाइनिंग सेडल होता है। सेड होना मतलब झड़ना होता है, टूट के गिरना होता है। एंड हर महीने के जो 28 दिन का साइकिल है उसके बीचवे में, यानी 14वें दिन के आसपास में, यहाँ ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं, ओवरी से ओवम रिलीज होता है, जिसको ओव्यूलेशन कहते हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्या, कि इट इन्वॉल्व्स साइक्लिक सेटिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग। कौन सा लाइनिंग, एंडोमेट्रियम। यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है, सबसे बाहरी लाइनिंग पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम, अंदर वाला एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग की सेटलिंग होती है, द साइक्लिक सेटिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम, एंड द रिलीज ऑफ एन एग, और वो एग रिलीज करता है जिसका नाम है ओव्यूलेशन, ठीक है, जो क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है, इन द प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी हो। इसमें गर्भाशय की परत एंडोमेट्रियम का चक्रीय रूप से उच्छेदन मतलब हुआ कि वो टूट के गिरता है, और अंडाणु का निष्कासन यानी ओव्यूलेशन शामिल होता है, जो निषेचन और गर्भधारण की तैयारी के रूप में होता है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज एंड यूट्रस। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कुछ हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं। देखना
अगर कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा मतलब एंजाइटी है, घबराहट है, तो उसके पीरियड्स मिस हो जाते हैं या फिर पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि हार्मोनल डिसबैलेंस है ना। हाँ, तो अगर बॉडी में हार्मोनल डिसबैलेंस होंगे तो पीरियड्स थोड़ा सा स्विच इधर उधर हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स, किसके द्वारा? हार्मोन्स के द्वारा, जो कि कौन से हार्मोन्स? जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ओवरीज और यूट्रस के द्वारा जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसके द्वारा कंट्रोल होता है। निमासिक चक्र को हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्रंथि, अंडाशय और गर्भाशय द्वारा उत्पन्न हार्मोन नियंत्रित करते हैं। अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, अगर मैं बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल फेजेस, मासिक चक्र के चरण की, तो आपने समझ लिया कि हाँ भैया कुछ हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज कितने होते हैं? क्योंकि ये 28 दिन का साइकिल है, तो 28 दिन के साइकिल को एक्चुअली 4 फेजेज में बांटा गया है। पहला क्या क्या है सर? तो पहला फेज देखो, फेजेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज, याद करवा दूंगा टेंशन ना लो, चौथा फेज होता है ल्यूटियल फेज। ये 4 फेजेज में बांटा गया है। इसी को थोड़ा सा इस टेबल में देखो, यहाँ पर ये वाला जो है यूट्राइन इवेंट दिखाया गया 1 से 28, देखो दे दिखाया गया ना, इसको मैं जूम करता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये देखो एक्चुअली ये यूट्रस की लाइनिंग दिखाई गई है, ये यूट्रस का अंदर वाला लाइनिंग है, जो कि आपका यहाँ नीचे डे दिखाया गया 1 से 29 दिन तक या 28 दिन तक, आप समझ लो 28 दिन तक दिखाया गया, फिर वापस से 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखो ब्लीडिंग दिखाया जा रहा है। तो ब्लीडिंग जो होते हैं, जो मेंसेस होते हैं, जो एक्चुअली पीरियड्स आते हैं, तो वो ब्लीडिंग फेज होता है, जिसको हम लोग स्टार्टिंग मानते हैं कि पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, और वो लगभग 3 से 5 दिन तक का होता है, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। पहला क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज, जो कि ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो टूट के गिरती है। वही चीजें दिखाया जा रहा है। आपको एग्जाम में ये चार्ट बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा फेज में आ जाते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या आता है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जिसको प्रोफॉलिडेटिव फेज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोलाइफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, लेकिन आपको फॉलिकुलर फेज के नाम से याद रखना है, जिसमें एक्चुअली जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं ओवरीज के अंदर वो डेवलप हो रही होती हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा होता है ओव्यूलेशन। तीसरा क्या होता है? ओव्यूलेशन। और चौथा क्या होता है सर? तो चौथा होता है ल्यूटियल फेज। फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल आ जाती है। तो किस साइकिल में क्या होता है उसको याद रखने के लिए पहले तो साइकिल का फेजेस का नाम याद रखो। तो मैंने जो बताया वो याद रखो भाई। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि मेरा काम है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में इतनी बातें आपको क्लास में ही याद करवा दी जाएं कि अगर एग्जाम में आ जाए लिखने के लिए, शॉर्ट में हो या लॉन्ग में हो, आ सकता है भाई, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी आ सकता है, तो आप लिख सको। ये एक 28 दिन का एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है, 28 डेज का होता है। हाँ, इंडिविजुअली फीमेल में वेरी कर सकता है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो इसके 4 फेजेज होते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग होती है। दूसरा होता है फॉलिकुलर फेज, तीसरा होता है ओव्यूलेटरी फेज, चौथा होता है ल्यूटियल फेज। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? तो MF है ना, और OL, MFOL ऐसे याद रख लो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो आपको है ना क्या कहते हैं MFOL, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इसके लिए और कोई ट्रिक आ सकते हैं कि भाई MFOL आप याद कर सकते हो, जैसे कि आपके चारों फेज याद रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे लाइन बना सकते हो जैसे कि आपको ट्रिक बन जाएगा यहाँ से कि ये चारों फेज आपको सीक्वेंस में याद रहे। M4 मेंस्ट्रुएशन फेज, F4 क्या कहते हैं फॉलिकुलर फेज, O4 आपके ओव्यूलेटरी फेज, L4 ल्यूटियल फेज। इस तरीके से 4 फेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अब इन चारों फेज में क्या क्या होता है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे तो M से स्टार्ट होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? M से स्टार्ट होता है। तो MF है ना, मैं फेल हो जाऊंगा ऑनलाइन पढ़ने से, ऐसे याद रख सकते हो, मैं फेल हो जाऊंगा ऑनलाइन पढ़ने से। तो MFOL जैसे याद रख सकते हो, याद कर लो। इससे क्या होगा कि आपको चारों फेजेस याद रहेंगे। ठीक है, MFOL मैं फेल, मैं फोल, मैं फोल है ना, MFOL बस कुछ नहीं। चारों फेज का नाम बोलो, सारे लोग बताओ क्या होता है। तो बिना सर पैर की बात है, लेकिन क्या करोगे, याद रखना है MFOL, मैं फुल हो जाऊंगा, मैं फुल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं फुल हो जाऊंगा भाई, ऐसे याद रखना, मैं फुल हो जाऊंगा। ठीक है, हाँ, तो MFOL। ठीक है, तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ये फेजेस के नाम याद रखने के लिए मैंने बताया है, इसलिए फेजेस के नाम याद रखें, पॉइंट अच्छे से लिख दो, इसके अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर भी रहेगा तो एग्जामिनर नंबर दे देगा। मेंस्ट्रुअल फेज क्या होता है? दिस फेज मार्क्स बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस फेज में एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग होती है। यस, पहला फेज होता है, जहां पर क्या होता है, यह चरण मासिक चक्र की शुरुआत को दर्शाता है। इट इन्वॉल्व्स सेटलिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। यस, एंडोमेट्रियम की सेटलिंग होती है, एंडोमेट्रियम टूटता है, टूट के गिरता है, रिजल्टिंग इन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिससे कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। जिससे क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। करेक्ट, हाँ। इसमें एंडोमेट्रियम का उच्छेदन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मासिक रक्तस्राव होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग टिपिकली लास्ट अराउंड 3 to 5 डेज। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन तक होते हैं। और ब्लीडिंग में बताओ कौन सा लेयर टूट के गिरता है? पूछा गया क्वेश्चन, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो आपके जो हैं वो टूट के गिरते हैं। एंडोमेट्रियम क्या? एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है। करेक्ट। दूसरा है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है सर? तो फॉलिकुलर फेज मैंने बताया था MFOL, मैं फुल, यानी कि ये आपका हो जाएगा F4 फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? ऑकर्स कॉन्करेंटली विथ मेंस्ट्रुअल फेज। कॉन्करेंटली मतलब है कि जस्ट मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये होता है, या मासिक धर्म चरण के बाद समानांतर रूप से होता है। यहाँ पे एक हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होती है। स्टिमुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ओवरीज के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इसको ग्रो करता है। कैसे? तो इसको कन्वर्ट करता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल,
टेरशरी फॉलिकल मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। यानी जो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है जो FSH है, रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। यानी ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये अंडाशय में कूपों के विकास को उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक है, यानी फॉलिकल्स को ग्रो करता है। और वही ओवेरियन फॉलिकल्स, दीज फॉलिकल्स कंटेन इमेच्योर एग, उसी में इमेच्योर एग होता है जिसको oocyte कहते हैं, विद इन द ओवरीज, ओवरीज के अंदर होता है। यानी इन्हीं ओवेरियन फॉलिकल्स में अंडाशय के भीतर परिपक्व अंडाणु होते हैं। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्या है? ओव्यूलेशन। अराउंड द मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड पॉइंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड पॉइंट में टिपिकली डे 14 इन 28 डे ऑफ साइकिल, यानी अगर 28 दिन का साइकिल है तो लगभग बीच में 14वें दिन एक हार्मोन है LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अचानक से, जिससे क्या होता है कि वो जो फॉलिकल्स हैं, जो ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो कर रहे थे, वो फट जाते हैं और उसी के अंदर होता है ओवम, तो ओव्यूलेशन हो जाता है। यानी यही LH हार्मोन बढ़ने से ओव्यूलेशन हो जाता है, तो ओव्यूलेटरी फेज होते हैं। एक्जैक्टली, ओव्यूलेशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग। पूछा जाता है एक वन लाइनर क्वेश्चन में, व्हाट इज ओव्यूलेशन? तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम फॉलिकल इन वन ऑफ द ओवरीज, यानी दो ओवरी हैं, दोनों में से किसी एक ओवरी में, जैसे मान लो कि हर महीने एक ओवम ही बनता है, तो कभी एक महीना ये ओवरी बनाएगा तो एक महीना ये, अल्टरनेट चलता है। ठीक है, तो उसमें से किसी एक ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल के रप्चर होने से जो ओवम बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। यानी ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय के कूप से बाहर निकलता है। द एग इज रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब वो एग कहां रिलीज चल जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। वेयर इट में बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। हाँ, इस फर्टिलाइज हो सकता है, अगर स्पर्म आ गया सही समय पर, है ना, तब तो फर्टिलाइज हो जाएगा। देन क्या होगा? वो आपका जाके कंसीव, मतलब वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, जिससे क्या होगा फिर अनदर, मतलब आगे पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अगेन ये ओवम फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक, और इसका लगभग लाइफ स्पैन होता है वही 12 से 24 घंटे। अगर उस बीच में स्पर्म नहीं आया तो ये खत्म हो जाता है, फिर अगले महीने नेक्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये ल्यूटियल फेज चौथा फेज है, लास्ट फेज है। इसमें होता क्या है? आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है? देखो, समझना बात को। ये एक आपको दिखाया गया चार्ट जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर 1 से 28 दिन तक के साइकिल को दिखाया गया है। उसके साथ इसमें ओवेरियन हार्मोन्स दिखाए गए हैं कि हार्मोन किस लेवल पे 28 दिन में कैसे कैसे बढ़ता है, और ये पिट्यूटरी हार्मोन और ये ओवेरियन इवेंट्स, ओवरी के अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया 1 से 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक मेंसेस होता है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। हाँ, उसमें आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल रहता है और ओवेरियन फॉलिकल्स भी नॉर्मल रहते हैं। जब मेंस्ट्रुएशन फेज कंप्लीट हो जाता है तब स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज, और ये फॉलिकुलर फेज में FSH हार्मोन देखो थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये FSH हार्मोन है, ये देखो FSH हार्मोन है। ठीक है, ये FSH हार्मोन रहता है थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या होता है? ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, एंड लगभग मिड ऑफ द डे 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन किसकी वजह से होता है? किस हार्मोन? तो ये एक LH हार्मोन है, अचानक से इस दिन बढ़ता है। LH सर्ज जिसको कहते हैं, LH सर्जिकल स्ट्राइक होता है ना, अचानक से हमला करना, जस्ट लाइक LH सर्ज होता है यहाँ पर, है ना। LH हार्मोन अचानक से बढ़ता है जिससे जो ओवेरियन फॉलिकल है ये फट जाते हैं, मैच्योर फॉलिकल, एंड निकल जाता है ओवम, जिसको कहते हैं ओव्यूलेशन। ये तो मिड हो गया, यानी कि यहाँ पर ओव्यूलेशन 3 फेज तक हो गया। अब इसके बाद जो ये ओव्यूलेशन के बाद जो बचा, जो ओवेरियन फॉलिकल का पार्ट, वो कन्वर्ट हो जाता है येलो बॉडी में, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एंड ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन है जो आपके यूट्रस के इनर लाइनिंग को ग्रो करता है और इम्प्लांटेशन के लायक बनाता है, ताकि वहां पर इम्प्लांटेशन हो, है ना। जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनेगा वो जहाँ के वहाँ जाकर के इम्प्लांट हो जाए। लेकिन अगर मान लो ये ओवम है, फर्टिलाइज हो गया और यहाँ प्रोजेस्टेरॉन बना, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा एंड ये प्रॉपर्ली 9 महीने तक बेबी को केयर करके रखेगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, यूट्रस को मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ये इसका ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कुछ दिन में अपने आप डिजेनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगेन डाउन हो जाता है। एंड जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगेन डाउन होगा तो फिर आपके पीरियड्स आ जाएंगे, क्योंकि यही प्रोजेस्टेरॉन है जो आपके यूट्रस के लाइनिंग को बरकरार रखा हुआ है। जैसे प्रोजेस्टेरॉन गिरेगा आपके पीरियड्स फिर से आ जाएंगे, है ना। कुछ लोग दवा खाते हैं पीरियड्स के डेट को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। ऐसी मानसिकताएं हैं कि भाई पूजा में या किसी फंक्शन में पीरियड ना आ जाए, तो वो एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का ही टैबलेट होता है, जो कि आपके यूट्रस के लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि बॉडी में तो वो कम होने वाले हैं, तो आप अलग से दवा खा लो जिससे प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन रहे। ठीक है, तो ये चौथा फेज है ल्यूटियल फेज, चौथा फेज है ल्यूटियल फेज। आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद होता है द रप्चर्ड फॉलिकल, यानी जो रप्चर्ड फॉलिकल है जिससे ओवम निकल चुका है, ये रप्चर्ड फॉलिकल किसमें कन्वर्ट होता है? ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। वो क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। यानी ओव्यूलेशन के बाद फटा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम, फटा हुआ जो रप्चर है वो किसमें बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है। एंड द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, व्हिच प्रिपेयर्स द यूटेराइन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। यानी कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्रावित हार्मोन बनाता है जो गर्भाशय की परत के आरोपण के लिए तैयार करता है। याद रखना, यही कॉर्पस ल्यूटियम है जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, जिससे क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है।
एंड यही प्रोजेस्टेरॉन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कह रहा है देखो इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके वो डिक्लाइन कर जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, जिससे कि प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनना बंद हो जाएगा, एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाएगा, तो फिर वापस से मेंस्ट्रुअल पीरियड आ जाएंगे। लेकिन अगर जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज बना रहेगा ताकि प्रोजेस्टेरॉन बनता रहे। यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन तथा एस्ट्रोजन का स्तर घट जाता है, जिससे फिर से पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के चैट के साथ एक बार चीजों को पूरा कंप्लीट रिपीट करूं, एंड देखो वन बाय वन हर एक बात याद नहीं होती, बस आपको ऐसा फील करना होगा कि हाँ भैया अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो मैं लिख दूंगा, है ना। चलो भाई बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, कितने दिन का होता है? तो 28 डेज का साइकिल होता है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? जो 12 से 14 की कहते हैं, जो 12 से 14 साल में आता है उसको मेनार्की कहते हैं, और जो लास्ट वाला आता है 40 से 45 साल की उम्र में उसको मीनोपॉज कहते हैं, राइट। हाँ, अब बताओ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को और मेंस्ट्रुएशन को और किस नाम से जानते हैं? वन लाइनर के तौर पर मैं पूछते चलूंगा, याद करो। मेंस्ट्रुएशन को और किस नाम से जानते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, है ना। हाँ, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में होता रहता है। रिप्रोडक्टिव एज क्या होता है सर? तो वो एज जो कि 12 से 14 साल के बाद शुरू होता है और 40 से 45 साल तक के पहले वाला, जिसमें महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, यानी पीरियड्स आता रहता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? साइक्लिक शेडिंग होता है। साइक्लिक मतलब है हर महीने होना है, एक चक्र बना हुआ है। ठीक है, हाँ, यूट्राइन लाइनिंग, और यूट्रस का कौन सा लाइनिंग टूट के गिरता है? बताओ यूट्रस के कौन से लाइनिंग टूट के गिरते हैं? तो एंडोमेट्रियम। कौन से लाइनिंग टूट के गिरते हैं? एंडोमेट्रियम टूट के गिरता है। एंड यहाँ पर एग का रिलीज होता है जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं। एग का रिलीज होता है जिसको हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव होती है। करेक्ट, हाँ, बहुत बढ़िया। अब है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स के द्वारा रिलीज होता है, जैसे जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी हार्मोन्स ओवरीज यूट्रस के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेजेज में बांटा गया है बताओ? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा बहुत इतना लिख दो, 4 को फेज का नाम लिख दोगे काम हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग आएगा तो लिखना मेंस्ट्रुअल साइकिल के कितने फेजेज होते हैं बताओ? 4 फेजेज होते हैं। MFOL, मफोल, सब लोग लिखो MFOL, मफोल, है ना, मफोल। ठीक है, MFOL, MFOL मेंस्ट्रुअल साइकिल, MFOL। ठीक है, MFOL। तो M4 मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज, F4 फॉलिकुलर फेज, O4 ओव्यूलेटरी फेज, L4 ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्टिंग के 3 से 5 दिन का होता है, 3 to 5 डेज का होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 to 5 डेज का होता है, जिसको ब्लीडिंग फेज भी कह सकते हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज होता है। दिस फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मार्क करता है कि हाँ भैया स्टार्ट हो गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पर सेडलिंग होता है एंडोमेट्रियम का, यानी आपके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग लगभग 3 से 5 दिन तक होता है। अच्छा, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है सर? तो फॉलिकुलर नाम ही है फॉलिकल्स, यानी ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं। किस हार्मोन के प्रेजेंस में? तो एक बार FSH का काम पूछ दिया था कि क्या होता है, तो नाम ही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये ओवेरियन फॉलिकल्स को डेवलप करने का काम करता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। ये हार्मोन FSH पता ही होगा आपको, पढ़ा चुका हूं मैं। तो occurs concurrently with menstrual phase, correct, and follicular stimulating hormone released by the pituitary gland stimulates the growth and development of ovarian follicles, यानी कि आपके ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने का काम करता है कौन? FSH। करेक्ट, हाँ। फिर उसके बाद है ओव्यूलेशन फेज। क्या है ओव्यूलेशन फेज? ये ओव्यूलेशन फेज क्या करता है सर? चलो भाई, ओव्यूलेशन फेज क्या करता है? तो एक्चुअली फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, इसी फॉलिकल्स के की कहते हैं FSH के प्रेजेंस में ये डेवलप होता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। एंड डेवलपमेंट के बाद क्या होता है सर? तो डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, एंड इसी के अंदर oocytes होते हैं, इमेच्योर एग। ठीक है, ओवरीज के अंदर। अब बारी है जब डेवलप हो गया ओवेरियन फॉलिकल था, अब उसका होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन टिपिकली 14वें दिन होता है, बीच में होता है 28 से, मतलब 28 दिन का अगर साइकिल है तो 20वें दिन। और किस हार्मोन के बढ़ जाने से होता है बताओ? अचानक कौन सा हार्मोन बढ़ जाता है? सब लोग बताओ, अचानक कौन सा हार्मोन? तो कहते हैं ना एल लग गए। एल लग गए मतलब यहाँ पे ओव्यूलेशन होगा एल लगने से, LH हार्मोन, LH हार्मोन, है ना। अचानक से LH हार्मोन बढ़ता है तो उससे हो जाता है। ठीक है, अचानक से LH हार्मोन बढ़ता है तो उससे हो जाता है। चलो, तो यहाँ पे 14th डे में होता है। तो ओव्यूलेशन ये मिड पॉइंट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, टिपिकली डे 14 में होता है, 28 दिन के साइकिल में। एंड यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से बढ़ता है, जिससे ओव्यूलेशन होते हैं। ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द फॉलिकल, है ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या होता है? एग कहाँ चला जाता है? फिलोपियन ट्यूब में जाता है, और अगर फर्टिलाइज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फिर होता है ल्यूटियल फेज आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद 14वें दिन के बाद अब क्या होता है? जो रप्चर्ड फॉलिकल है, जिसमें से ओव्यूलेशन तो ओवम तो निकल गया, बचा रप्चर्ड वाला, खराब वाला, टूटा फूटा, तो वो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें कन्वर्ट होता है बताओ? कॉर्पस ल्यूटियम में, है ना, कॉर्पस ल्यूटियम में। और जब कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होता है तो वो एक हार्मोन बनाता है प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, जो कि प्रिपेयर करता है यूट्राइन लाइनिंग को फॉर इंप्लांटेशन। क्योंकि इसको थोड़ी पता है कि यहाँ पर नहीं होगा फर्टिलाइजेशन, ये तो सोचता है फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए यूट्रस की लाइनिंग को प्रिपेयर करता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका जो इंप्लांटेशन है प्रॉपर्ली यूट्रस में हो पाएगा, है ना। हाँ, लेकिन अगर इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करके डिजेनरेट हो जाता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन बनना कम हो जाता है, एंड फिर पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो सर, अगर नसबंदी हुआ होगा तो पीरियड्स आएंगे कि नहीं? नसबंदी मतलब क्या होता है पता है? जो आप लोग कह रहे हो नसबंदी, उसको ट्यूबलाइजेशन कहते हैं, ट्यूबैक्टमी कहते हैं। तो ट्यूबैक्टमी में भी पीरियड्स आते हैं, क्योंकि ट्यूबैक्टमी में पीरियड्स आने का जो पीरियड्स आता है वो यूट्रस से आ रहा है, यूट्रस की ब्लीडिंग टूट रही है, तो
पीरियड्स आना बंद नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि अगर जो ट्यूबलाइजेशन हो गए तो पीरियड्स नहीं आएंगे, पीरियड्स आते हैं। हाँ, हिस्टेरेक्टमी हो गई, यूट्रस काट के निकाल दिया गया, तो उस कंडीशन में होता है कि पीरियड्स नहीं आते, क्योंकि यूट्रस है ही नहीं अब, लेकिन ट्यूबलाइजेशन में होता है ना, पीरियड्स भी आते हैं। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन, मेंस्ट्रुएशन कब होता है बताओ? मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन मेल, चिल्ड्रन, फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, एल्डरली ओनली। बताओ, मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स इन, तो फीमेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की महिलाओं में होता है, रिप्रोडक्टिव एज के महिलाओं में होता है, करेक्ट। हाँ, मेंस्ट्रुएशन इन्वॉल्व्स, मेंस्ट्रुएशन में क्या होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, सेडलिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, फॉर्मेशन ऑफ बोन, डाइजेशन। तो मेंस्ट्रुएशन जो प्रोसेस है इसमें आपके इंडोमेट्रियम की सेडिंग होती है, सेडिंग मतलब है टूट के गिरता है, जो कि पहला फेज ही होता है। हाँ, अपनी तरफ से भी डायग्राम बना सकते हो, जितना ज़्यादा डायग्राम बनाओगे बढ़िया रहेगा। सेडिंग HAP वगैरह में सेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होता है। फिर है विच फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ इसमें से कौन सा बिगिनिंग है? तो MFOL बिगिनिंग है, M फॉर मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज मार दो, आंसर डी, आंसर डी, आंसर डी, करेक्ट। हाँ, अब है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट फॉर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है? 3 से 5 दिन, 1 से 2 दिन, 7 से 10 दिन, 10 से 15 दिन। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यूजुअली लास्ट फॉर, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 3 से 5 दिन, जो मेंस्ट्रुअल फेज होते हैं 3 से 5 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ओव्यूलेशन ऑकर्स अराउंड, ओव्यूलेशन कितने दिन में होता है? लगभग डे 1, डे 7, डे 14, डे 28। तो ओव्यूलेशन ऑकर्स अराउंड डे 14, कहाँ होता है? डे 14 में।